गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स टीडीएस। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई अगर आप किसी को पे कर रहे हैं कोई सर्विस का पैसा या कोई गुड्स का पैसा और उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है तो आपने जीएसटी वाले कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना। यानी अगर 1 लाख का आप रेंट पे कर रहे हो किसी को और उसके ऊपर 18% जीएसटी 1,18,000 रुपीज आपने पे करना है, आप सिर्फ 1 लाख के कंपोनेंट पे टीडीएस काटेंगे, ना कि 1,18,000 पे। ये सर्कुलर है सीबीडीटी का जहां पे साफ लिखा है कि अमाउंट अगर पेबल टू अ रेजिडेंट है और अगर जीएसटी अमाउंट सेपरेटली इंडिकेट हो रही है तो ऐसे में आपने जीएसटी के कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना। एक सेक्शन 196 है जो बोलता है जहां बड़ी बड़ी हस्तियों को आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट, आरबीआई या कोई कॉर्पोरेशन जिसकी इनकम वगैरह एग्जाम्प्ट होती है, जैसे कि एलआईसी या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इनको जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप इतने बड़े नहीं होगे हो कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के आप टीडीएस काटोगे। उसके बाद दो हमारे पॉइंट होते थे इस पूरे चैप्टर में कि एक था सर्टिफिकेट और एक था सेल्फ डिक्लेरेशन। इनमें था क्या, पहले रिवाइज करा देते हैं। जिस आदमी का टीडीएस कट रहा होता है, अगर उसे लगता है कि मेरा टैक्स लायबिलिटी बाद में इतना नहीं बनेगा जितना मेरा टीडीएस कट रहा है, या मेरा टैक्स बनेगा ही नहीं, टीडीएस तो अंदाजे से कट जाता है, लेकिन अगर बाद में उसे लगता है मेरा टैक्स बनेगा ही नहीं पर मेरा टीडीएस कट रहा है, तो ही कैन अप्लाई टू द डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर एंड आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आएगा ये सेक्शन 197 में आता है और इस सर्टिफिकेट के तहत क्या होगा कि उस बंदे के नाम पे सर्टिफिकेट आएगा जिसको पेमेंट मिलनी है और उसका भी नाम मेंशन होगा जिसने अमाउंट पे करनी है, और उसमें लिखा होगा कि या तो लोअर रेट पे टीडीएस कटे या टीडीएस कटे ही ना। तो ये सर्टिफिकेट आप हर एक तरह की पेमेंट में नहीं आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे ना ये याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जहां पे आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली जिसका टीडीएस कट रहा है लेकिन उसका उतना टैक्स बनता नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा कि मेरे को सर्टिफिकेट दिया जाए। एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का ये आता है कि मेरा या तो टीडीएस काटा ना जाए या लोअर रेट पे टीडीएस काटा जाए। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पेमेंट्स ऐसी हैं जहां पे ये सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते हो। ये आरपीएफ विड्रॉल है 192 है, यहाँ पे नहीं आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो थे ना 194 बी बीबी, यहाँ पे अगर आपकी बुक में एडेड नहीं है तो 194 बीए भी ऐड कर लेना। इनमें भी आप ये सारे वो ऑनलाइन विनिंग्स और कैजुअल इनकम ये सब, ठीक है। डीए हमारा इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा हमें मिलता था इंश्योरेंस क्लेम का। फिर उसके बाद ये कुछ सेक्शन हमारे और हैं जहां पे ईएफ तो वैसे मैंने काट ही दिया था समरी में से, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आईए, आईबी, आईसी, ये वाली अगर आपको याद रह जाती है लिस्ट तो वेल एंड गुड है, वरना इतना कोई पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सारा याद रखो कहां कहां आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो। फिर एक ऐसे ही पॉइंट डिक्लेरेशन का भी है कि कहां कहां बंदा खुद डिक्लेरेशन दे सकता है सामने वाले को कि भाई मेरी तो टैक्स ऑन टोटल इनकम निल बन रहा है, या फिर मेरी जो ये ऊपर वाली इनकम्स हैं जहां जहां आप डिक्लेरेशन ले सकते हो। सर्टिफिकेट में मैंने वो लिस्ट दी है आपको जहां जहां सर्टिफिकेट नहीं ले सकते आप, और डिक्लेरेशन में हमने वो लिस्ट दी है जहां जहां डिक्लेरेशन आप ले सकते हो। पहली बात तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही डिक्लेरेशन दे सकता है। क्या होगा डिक्लेरेशन में? दो बातें, एक मेरा टैक्स बनता है टोटल इनकम का निल, और ऊपर की जो ये इनकम्स हैं जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई हैं ये वाली सारी सेक्शंस वाली, ये टोटल मिलाकर एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रही हैं। सर आप कहोगे अगर टोटल इनकम पे टैक्स निल बन रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि ऊपर लिखी इनकम्स एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ रही हो सकता है ना, इनकम बढ़ रही हो लेकिन डिडक्शन लेके आपकी या रिबेट लेकर आपका टैक्स निल बन जाए। तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो बंदा डिक्लेरेशन दे सकता है। और इसमें ना ज्यादातर कैसी इनकम्स हैं, जैसे ये जो है ना 193, 194 है, ये सब इंटरेस्ट वगैरह है, ये इंश्योरेंस का पैसा है, ये इंश्योरेंस की कमीशन है 194D, ये रेंट है, ठीक है, ये यूनिट्स की इनकम है, कुछ गिनी चुनी इनकम्स हैं। ये इनकम्स अगर आपको हो रही हैं तो आप सामने वाले को डिक्लेरेशन दे दो कि भाई मेरा तो टैक्स निल बनता है टोटल इनकम पे और ये इनकम्स मिलाकर मेरी एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस भी नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। अच्छा, ये जो सेकंड कंडीशन है कि इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस ना कर रही हो, ये कंडीशन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए पूरी ना भी हो रही हो तो भी वो डिक्लेरेशन दे सकता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन वही 60 ईयर्स और मोर वाला, और रेजिडेंट तो होना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन है ये कोई कंपनी या फर्म या कोई नॉन रेजिडेंट नहीं दे सकता है, इस चीज को आप माइंड में रखना, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। फिर 198 सेक्शन बोलता है जो टीडीएस आपका कट रहा है वो आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा। यानी अगर 1 लाख का रेंट है आपका और उस पर से 10% टीडीएस कट गया, मिला आपको 90, पर आपकी इनकम कंसिडर होगी 1 लाख, डबल टैक्स नहीं लगेगा, डोंट वरी, क्योंकि जो टैक्स आपका निकलेगा उसमें से टीडीएस जो ऑलरेडी आपका कटा होगा वो लेस हो जाएगा। दो जगह पे आपने इसको नहीं डीम्ड इनकम बनाना, एक जहां पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर देता है एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स के ऊपर। देखो ये तो वैसे भी टीडीएस नहीं होता, ये तो एम्प्लॉयर अलग से पॉकेट में से पे कर रहा होता है और ये एग्जम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हैंड्स में इन सेक्शन 1010 सीसी, इसलिए इसको इनकम नहीं माना जाता। और दूसरा एक 194N का हम सेक्शन रिवाइज करेंगे जहां पे जब आप विड्रॉल कर लेते हो कैश विड्रॉल बैंक में से 1 करोड़ से ऊपर की, तो आपका टीडीएस कट जाता है।
क्योंकि ये इनकम बेस्ड टीडीएस नहीं है, ये तो आपने विड्रॉल ज्यादा कर ली, पैसा बहुत विड्रॉ कर लिया, इसलिए आपका टीडीएस काटा है बैंक ने, इसलिए इसको भी आपका डीम्ड इनकम नहीं माना जाता। ठीक, उसके बाद जिसने टीडीएस काटा, क्या काट के उसने अपनी जेब में रख लेना है या सरकार को जमा करवाना है? तो आंसर है सरकार को जमा करवाना है। तो मार्च के महीने का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हो, लेकिन जो बाकी सारे केस हैं अदर मंथ्स यानी कि, तो उस केस में अगले महीने की 7 तारीख तक, यानी कि जिस महीने में आपने डिडक्शन करी उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपने टीडीएस जमा करवाना होता है। और अगर आपका कोई इनकम टैक्स 192(1)(a) वाला है, ये 192(1)(a) वही है जो हमारा ये जो है ना, ये जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स वाला, दिस इज बेसिकली सेक्शन 192(1)(a) ओनली। जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे टैक्स पे करता है ना एम्प्लॉयर, वो 192(1)(a) वाला होता है। इसको अलग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये टीडीएस नहीं काटता, वो अपनी जेब से जमा कराता है, इसलिए जब ये ड्यू हो जाए इसको 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे एम्प्लॉयर को पे कर देना चाहिए हमारे बिहाफ पे। अच्छा, ये जो 7 डेज का टाइम है ना, ये 3 सेक्शंस के अंदर आईए, आईबी और एम, इन तीनों में ना खास बात ये थी, इंडिविजुअल एचयूएफ्स को भी कवर किया हुआ है कि आप भी टीडीएस काटो। इंडिविजुअल एचयूएफ को कुछ सेक्शंस ने छोड़ा होता है, लेकिन ये 3 सेक्शन स्पेसिफिकली बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ भी होना अगर आप, तो भी आपको टीडीएस काटने पड़ेंगे। हालांकि ये जो आईए है इसके अंदर, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे नहीं है, ये तो सेलर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का है, पर अल्टीमेटली आप जब पढ़ेंगे इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें टाइम थोड़ा ज्यादा दे रखा है, आईए, आईबी, एम, क्योंकि इन तीनों में 30 डेज तक का टाइम मिल जाता है टीडीएस जमा करवाने का। और ध्यान रखना, ये तीनों वही सेक्शन है, इनमें हमने ये भी बात की थी कि जो डिडक्टर है ना, डिडक्टर, उसे टैन भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो टीडीएस काट के जमा करवाने के लिए डिडक्टर को ना टैन नंबर लेना पड़ता है अलग से, लेकिन इन 3 सेक्शंस के अंदर टैन नंबर की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, भाई अगर मैं टीडीएस काटता नहीं या जमा नहीं कराता तो क्या मेरे पे क्या हो जाएगा? भाई पहली बात तो मैं असेसिन डिफॉल्ट मेरे पे नाम दे दिया जाएगा और मेरे पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब मेरे पे लगा दी जाएगी। दूसरा, पीजीबीपी में हम एक सेक्शन पढ़ते थे 40A1, 40A1A, इस तरह से, तो डिसअलाउंस आ जाएगी। अगर तो सामने नॉन रेजिडेंट वगैरह हुआ तो 40A1 लग जाता है, 100% डिसअलाउंस हो जाती है। और अगर सामने रेजिडेंट वगैरह हुआ तो उसके इसमें 40A1 लग जाता है और 30% खर्चे की डिसअलाउंस हो जाती है। जो बंदा पे कर रहा होता है, जिसने टीडीएस नहीं काटा होता, उसके लिए खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। और तीसरा, ब्याज वगैरह भी आप पे लगेगा। अब यहाँ पे एक ब्याज तो होता था लेट डिडक्शन का, यानी जिस दिन टीडीएस आपने काटना था लेकिन जिस दिन जाके काटा उसका जो गैप होगा उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और कितने अमाउंट पे लगेगा ध्यान रखना, ये इनकम के अमाउंट पे नहीं लगाना है इंटरेस्ट, ये टैक्स के अमाउंट पे लगाना है। यानी जितना टीडीएस कटना था, जितना टीडीएस आपने लेट काटा है, दिस इज लेट डिडक्शन, काटना था 10 तारीख को, काटा आपने टीडीएस जाके अगले महीने की 20 तारीख को, तो ये इस तरह से आपको महीने गिनने पड़ेंगे और पर मंथ आपको 1% पर मंथ चार्ज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप टीडीएस काट लेते हो लेकिन जमा लेट करवाते हो तो वो होता है लेट डिपॉजिट। तो जिस दिन टीडीएस जमा होना चाहिए था, या इसमें एक बात ध्यान रखना, सॉरी, जिस दिन टीडीएस काट लिया तब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यानी टीडीएस काटा आपने 10 तारीख को, जमा करवाना था अगले महीने के 7 तारीख को, लेकिन आप 7 तारीख से नहीं लगाना शुरू करेंगे ब्याज, आप उसी दिन से ब्याज लगाना शुरू कर देंगे जिस दिन से आपने टीडीएस काट लिया था। और तब तक लगता रहेगा जब तक आप ये टीडीएस जमा नहीं करवाओगे। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ध्यान रखना 1.5% पर मंथ है, जबकि नॉर्मल है 1% पर मंथ। इस चीज का ध्यान रखना, एक है लेट डिडक्शन और एक है लेट डिपॉजिट। तो डिडक्टर ने टीडीएस काट लिया, टीडीएस काट के जमा करवाना है, जमा लेट करवाओगे तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा। काट के जमा करवाने के साथ साथ आपने डिडक्टर ने रिटर्न्स भी फर्निश करनी है क्वार्टरली। और इसका सिस्टम क्या है भाई, वैसे तो इनकम टैक्स में साल में एक ही रिटर्न जाती है, लेकिन टीडीएस की रिटर्न्स क्वार्टरली जाती हैं। ध्यान रखना, डिपॉजिट मंथली है, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो क्वार्टरली हैं। तो पहला क्वार्टर है 30 जून, इसका सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, जो क्वार्टर एंड हो रहा है उससे अगला महीना जो आएगा उसकी लास्ट डेट, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में जाके आपको 2 महीने मिल जाते हैं। यानी मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें 31 मई मिल जाएगी, अप्रैल और मई के बाद 2 महीने, ठीक। और अगर आप डिले करते हो फीस ये पे करने में, रिटर्न वगैरह सबमिट करने में, तो आपको फीस लगेगी 200 रुपीज पर डे पर। लेकिन ये ध्यान रखना, टीडीएस या टीसीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी उस पीरियड की, ठीक है। ये फिर साथ ही साथ एक टीडीएस सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट है, यानी आपको जो सामने वाला डिडक्टी है भाई, उसने टीडीएस क्लेम भी तो करना है ना, तो ही शुड गेट अ टीडीएस सर्टिफिकेट। ये भी सारा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है डिपार्टमेंट का ही, फॉर्म 16 सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 में, और नॉन सैलरी का है फॉर्म 16A में। सैलरी का सर्टिफिकेट जाता है एनुअल, साल में एक बार, यानी साल पूरा खत्म होएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होगा ना, नेक्स्ट फॉलोइंग रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर 24-25 प्रीवियस ईयर है तो इसका टीडीएस सर्टिफिकेट सामने वाले को देना है आपने 31 मई 2025 तक, यानी ईयर खत्म होने के बाद जो अगला ईयर है उसका 31 मई। और अगर नॉन सैलरी का टीडीएस है, जैसे रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस वगैरह होगी, उसमें आएगा फॉर्म 16A, तो ये जाता है क्वार्टरली। और इसकी डेट क्या है, जो ये रिटर्न्स की डेट है ना, ये वाली सारी,
रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है इसमें 15-15 दिन जोड़ लेना, इसमें 15-15 दिन जोड़ लेना, इस तरह से। अब ये तो थे कुछ मिसलेनियस सेक्शन, मैंने आपको जहां मेन बुक में ये पढ़ाया था, ये सब मिसलेनियस के नाम से पढ़ाया था। अब मेन जो हमारा फंडा है जी इसके आगे, वो पेज 86 से स्टार्ट होता है, रेट ऑफ टीडीएस, कि टीडीएस के रेट्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो टीडीएस के रेट्स हम पहले थोड़े से याद करते हैं। दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पे स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है, एक तो टीडीएस ऑन सैलरी और एक 194P, जहां पे एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 ईयर्स और मोर होती है और उसको सिर्फ पेंशन इनकम आ रही होती है या इंटरेस्ट इनकम आ रहा होता है, बस उसका टीडीएस ना बैंक ही काट लेता है और रिटर्न वगैरह भी फाइल करने से इसको एग्जम्पशन होती है, सब स्लैब रेट पे चलता है। दो ही सेक्शन ऐसे हैं जहां स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास जो ये सेक्शन एक ही ऐसा है जहां पे बहुत ही कम रेट है, 0.1%, जहां पे आप गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वैल्यू है 50 लाख से ऊपर की, तो वहां पे 194Q का सिर्फ 0.1%, और ये भी ना सिर्फ 50 लाख से ऊपर वाले पे लगता है, ये जो हम पढ़ेंगे तो अंदर आपको दिखाएंगे। उसके बाद 1% रेट हमारे यहाँ पे दो जगह है, एक तो 194C जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क वाला, अगर आप पेमेंट उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को कर रहे हो, सामने अगर जो पेई है, पेई यानी जिसका टीडीएस कटना है, अगर वो छोटा मोटा आदमी है, इंडिविजुअल एचयूएफ, टर्नओवर नहीं देखनी, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो ऐसे में वो जो ठेकेदार है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, या वो जो सब ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, आप उसका 1% टीडीएस काट लेना। अच्छा, आईए में क्या होता है, आप अपनी इमोल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो 50 लाख से ऊपर वाली, तो ऐसे में 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन या 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, तो ये 1% वाले रेट सिर्फ दो जगह पे हमें याद रखने हैं। 2% वाले रेट अब काफी जगह आ गए, खासकर कुछ ऐसे सेक्शन जो 5 में कवर होते थे पहले, वो भी उड़ के 2 में आ गए हैं। तो आइए इन 2 वाली लड़ी को हम देखते हैं। 194C में ही अगर आप पेमेंट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कर रहे हो, तो ऐसे में 2% टीडीएस रेट है। अच्छा, एक पॉइंट वो अलग से ध्यान रखना कि अगर आप सामने वाला आपको पैन कोट नहीं करता तो 20% रेट लग जाएगा, वो इसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं करा, वो अलग से सेक्शन हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो एक तो सी हो गया, जहां पे आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हो, तो आप 2% रेट काटना। उसके बाद डीए, जी, एच, ये सारे हमने इकट्ठे पढ़े थे, सारे ऐसे हैं। आईबी, एम, ये जिनके साथ भी स्टार लगा हुआ है, ये स्टार को मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1/10/24 से पहले, वैसे यहां लिखा गया बिफोर 30/9/24, पर आप इसको ऐसे पढ़िएगा बिफोर 1/10/24, ये रेट जो था ये 5% था। कहां कहां, एक तो डीए, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जहां मिलता है जो एग्जम्प्ट नहीं होता और 1 लाख से ऊपर होता है, तो 2% ऑफ इनकम आप टीडीएस काटेंगे उस केस में। जी, लॉटरी का कमीशन अगर आप किसी को पे कर रहे हो, और एच, अगर आप नॉर्मल ब्रोकरेज या कमीशन पे कर रहे हो किसी को। ध्यान रखना, सिर्फ अब एक इंश्योरेंस कमीशन ही रह गई है जो 194D में कवर होती है, जो 5% में है। ये भी सिर्फ आपके अटेम्प्ट के लिए 5% में है, क्योंकि अगले फाइनेंस एक्ट से इसको भी 2% में कर लिया कवर, पर आप अभी फिलहाल अपने पेपर के लिए इसको 5% में याद रख सकते हो। तो डी 5% में रहेगा, सी, डीए, जी, एच, आईबी और एम। आईए ऊपर चला गया, एमएल प्रॉपर्टी वाला 1%। आईबी और एम, आईबी में ऐसे रेंट कवर होते हैं जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई से बच जाते हैं, जो आई में कवर नहीं होते वो आईबी में कवर हो सकते हैं, तो उनको आईबी में कवर करके 2% रेट काट लेना आप 1/10/24 के बाद। और एम जो है, यहाँ पे आप या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क पे कर रहे होते हो, या आप प्रोफेशनल सर्विस की फी पे कर रहे होते हो, या फिर आप ब्रोकरेज या कमीशन पे कर रहे हो, तो नॉर्मल, और पे कर रहा होता है इंडिविजुअल एचयूएफ, और ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जो सी में या डी में या एच में कवर नहीं हुआ, वहां से बच गया। सी, यहाँ पे सी के बाद ना डी आएगा, सी, डी और जे में, ये एक मिनट, जी तो गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, जी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 194C यहाँ पे वर्क है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क सी हो गया, कमीशन, सॉरी एक मिनट, डी, जी, एच, जी लॉटरी कमीशन है ना, ये जी की जगह एच आएगा, 194C, एच और जे, ठीक है, कि सी से भी बच गए आप, एच से भी बच गए, जे से भी बच गए। जे प्रोफेशनल सर्विस वाला कवर करता था, एच हमारा कमीशन कवर करता था, और सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, मतलब उधर कवर हो रहे हो तो उधर ही रहोगे, वरना इसमें कवर हो जाओगे। हम अंदर डिटेल में जब समरी करेंगे वहां पे डिस्कस हो जाएगा। फिर अगर आप सामने रेंट पे कर रहे हो प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट का, तो भी जो टीडीएस का रेट है वो कम है, 2%, क्योंकि अगर यही रेंट आप पे कर रहे हो इसका लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर का, तो 194I में आप 10% में कवर हो जाते हो, ठीक है। अगर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट का तो 2%। फिर जे में भी दो रेट हैं। जे में अगर तो आप पे कर रहे हो टेक्निकल सर्विस का पैसा, या आप रॉयल्टी पे कर रहे हो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की, या आप ऐसे पे को पेमेंट कर रहे हो जो कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज्ड है, तो 2% रेट है आपका 194J का। वरना जे का जो नॉर्मल रेट है जो ऊपर कवर नहीं हो रहा वो 10% है, ठीक। तो आपने देखो
मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर आप ये बाकी रेट्स याद कर लेते हो जो ये स्पेसिफिक है बड़े, एक्चुअल में पहले तो ना 2% में बड़े कम होते थे, हम वो याद करवा देते थे, मतलब छोटे छोटे रेट याद करा देते थे, 1%, 2%, 0.1%, बाकी सारे 10 में कवर हो जाते थे। 30 वाले तो अलग से याद ही रहते हैं, 30 वाले तो अलग से याद ही रहते हैं, BA, BB। यानी अब बस थोड़ा सा चैलेंज ये हो गया कि 10% और 2% में बहुत ज्यादा रेट हो गए हैं। अब देख लो आपने कौन से याद करने हैं। पहले इजी रहता था, पहले हम सिर्फ बाकी याद करवाते थे, बाकी जो नहीं कहीं कवर हो रहा है वो 10% में आ गया। लेकिन अब 2 और 10 दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 10 में बाकी सारे देखो, सिर्फ जो 2 में एक और कौन सा है 194N, यानी ये वाले अगर आपको याद है कि ये 2 में ये सारे हैं तो बाकी सारे 10 में आएंगे, और ये तो अलग से याद रहेंगे ही मेरे हिसाब से। ऊपर के भी अलग से याद रख सकते हो आप, और ये 30% वाले भी अलग से याद रख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंज है, 2% और 10% में थोड़ा चैलेंज रहेगा। आई होप आप थोड़ा सा 2-3-4 बार इसको रिवाइज करोगे तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 194N में क्या होता था वैसे, वही कैश विड्रॉल बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, आप मिलकर 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हो तो 2% ऑफ द सम जो एक्सीडिंग 1 करोड़ है उसके ऊपर 2%। हालांकि इसमें हम पढ़ेंगे अगर डिफॉल्टर ऑफ रिटर्न वगैरह हो तो थ्रेशोल्ड भी मॉडिफाई हो जाती है, रेट भी मॉडिफाई हो जाता है, वो तो अंदर हम थोड़ा समरी के अंदर रखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता था कि मैंने आपको ये सिखाया था कि देखो जी, जो ये TDS चैप्टर है ना, इसमें जो ज्यादा कंप्लाइंसेज हैं वो डिडक्टर के ज्यादा हैं। डिडक्टर यानी जिसने पेमेंट करनी है और जिसने TDS काटना है सामने वाले का। और क्योंकि इसके कंप्लाइंसेज ज्यादा हैं तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने ना इंडिविजुअल HUFs को बाहर किया हुआ है कि आपने TDS नहीं काटना है भाई। अगर आप पेमेंट कर भी रहे हो ना और आप थ्रेशोल्ड से क्रॉस भी कर रहे हो, नो नीड टू डिडक्ट TDS। तो ये गिने चुने सेक्शन है। CA रीज हमने ऐसे याद किया था, 194C 194A, तो CA और फिर RIJH, इस तरह से। बस ये वाली वो पेमेंट्स हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि जनरली इंडिविजुअल या HUF सामने अगर पे कर रहा है किसी को कुछ तो TDS नहीं काटेगा, चाहे थ्रेशोल्ड क्रॉस भी कर रही हो। हालांकि इसी में नीचे एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर इसी इंडिविजुअल HUF की पेमेंट पिछले प्रीसीडिंग ईयर में 1 करोड़ या 50 लाख से क्रॉस कर रही है, 1 करोड़ बिजनेस का केस है, 50 लाख प्रोफेशनल का केस है, तो ऐसे में फिर इसको भी TDS काटना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल HUF भी TDS काटेगा। एक बात ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में ना ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि सामने अगर इंडिविजुअल HUF है तो उसका TDS काटो ना, TDS कटेगा जरूर इंडिविजुअल HUF का। हाँ, एक 194C में पॉइंट है कि अगर सामने इंडिविजुअल HUF है तो उसका TDS का रेट कम काट लो, लेकिन इंडिविजुअल HUF का TDS कटना जरूर है। CA रीज में वो पेमेंट्स हैं जो ये बोलती हैं कि अगर सामने आपके अगर पे करने वाला बंदा इंडिविजुअल HUF है तो उसे TDS काटने की जरूरत नहीं है। पर इसमें भी रिलैक्सेशन ये इन्होंने हटा दी कि अगर इंडिविजुअल HUF खुद 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर था लास्ट ईयर में तो फिर तो ये भी TDS काट ले सामने वाले का। पर इसमें भी जाके आगे 2 रिलैक्सेशंस और हैं। ठीक है, 2 रिलैक्सेशंस और हैं इसके अंदर भी जाके कि अगर 194C की पेमेंट आ गई, या अगर 194 यहाँ पे ना J होना चाहिए, यहाँ पे 194J होना चाहिए, अगर 194C या J की पेमेंट आ गई और ये इंडिविजुअल HUF पेमेंट कर रहा है तो TDS नहीं काटने की जरूरत अगर पर्सनल पर्पस के लिए वो ले रहा है, जैसे प्रोफेशनल सर्विस अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क जैसे अपना घर वगैरह बनवा रहा है, तो 194C या J इसको बाहर कर देगा कि आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ या 50 लाख से क्रॉस भी कर रही हो, इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। है कौन कौन सी पेमेंट CA रीज वाली? C में क्या है, सामने कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो। 194A में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194R में आप पेमेंट कर रहे हो कोई परक्विजिट्स वगैरह की या बेनिफिट्स की सामने वाले को। और I में रेंट आ जाता है, J में टेक्निकल सर्विस फी या प्रोफेशनल सर्विस फी आती है, और H में आता है आपका कमीशन या ब्रोकरेज। थोड़ा ब्रेकी का पॉइंट है, J में जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस फी को लेके ही रिलैक्सेशन है मेनली, कि अगर इंडिविजुअल HUF पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस फी की, तो अगर वो छोटा मोटा इंडिविजुअल HUF है तो उसे TDS काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा इंडिविजुअल HUF है तो TDS काटने की जरूरत है प्रोफेशनल सर्विस फी या टेक्निकल सर्विस फी के अंदर। और अगर ये पर्सनल पर्पस वगैरह के लिए लेता है उसमें भी अंदर जाके लिखा होता है प्रोफेशनल सर्विस, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है तो नो TDS। मैं अंदर आपको ये थोड़ा एनालाइज करवाऊंगा। ठीक, उसके बाद 2 नोट्स हैं हमारे, एक 206AA और AB। अगर सामने वाला पैन कोट नहीं कर रहा तो TDS का रेट होएगा जो ऊपर बता रखा है वो रेट, या फिर 20% विच एवर इज हायर। यानी अगर आप पेमेंट कर रहे हो सामने किसी ठेकेदार को, ठीक है, और वो इंडिविजुअल HUF है मान लो, तो वैसे तो उसका TDS 1% कटना है ये वाले पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगर सामने वाला कोट नहीं करेगा, पैन कोट नहीं करेगा, तो ये वाला रेट या 20%, ये वाला मतलब 1% या 20% विच एवर इज हायर। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ इन वाले सेक्शंस में ऐसा होगा
कि अगर सामने वाला पैन कोड नहीं कर रहा तो 30% रेट लगेगा, 20 नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाले जितने भी सेक्शन है, अगर सामने वाला पैन कोड नहीं करेगा तो ज्यादातर आपका जो टीडीएस का रेट आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। सिर्फ एक 194Q सेक्शन है जहां पे टीडीएस का रेट सिर्फ 5% रहता है, चाहे सामने वाला पैन कोड ना भी करे। ये वो वाला सेक्शन है जो 50 लाख से ऊपर के गुड्स आप लेते हो और उसकी पेमेंट करते हो एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज के ऊपर, सिर्फ 0.1% रेट करता है। लेकिन अगर सामने वाला पैन कोड नहीं करता तो 5% रेट है। फिर अगर आपके सामने ऐसा पर्सन है जिसने पिछले प्रीवियस ईयर की रिटर्न नहीं फाइल करी है, जिसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, और उस साल का जो टीडीएस टीसीएस है उस बंदे का वो बनता है 50,000 रुपीज और मोर, तो ऐसे में उसका भी टीडीएस आप अच्छे रेट पे काटो। जो रेट बता रखे हैं एक्ट में उसका ट्वाइस कर दो या फिर 5% विच एवर इज हायर। यानी अगर सोचो अगर 10 का ट्वाइस करोगे तो उस केस में तो फिर 20 नहीं लगाना, आपने 5 ही लगाना है क्योंकि विच एवर इज हायर। लेकिन अगर सामने वाला मान लो ये है जिसका 2% टीडीएस कटना था या 1% टीडीएस कटना था, तो 1 का डबल हो गया 2 या 2 का डबल हो गया 4। लेकिन जो ऊपर का हायर कौन सा है 5, तो 5% वाला रेट आपका कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली भी प्रोविजंस कुछ सेक्शन में अप्लाई नहीं होती हैं, जैसे सैलरी हो गया या ये प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ हो गया या ये कैजुअल इनकम वाले हो गए, ये हमारे वो हो गए इंडिविजुअल एचयूएफ वाले, आईए आईबीएम, ये तो तीनों काफी जगह इकट्ठे चलते हैं। आईए प्रॉपर्टी सेल वाला है, आईबी जहां पे रेंट पे कर रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को और आई में कवर नहीं हो रहा, और एम वही जो सी एच और जे वाली जो पेमेंट्स हैं पर इंडिविजुअल एचयूएफ वहां कवर नहीं हो रहा, तो एम में कवर हो जाता है जहां 50 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, और एन जहां पे वो 1 करोड़ से ज्यादा की विड्रॉल करता है। इन चीजों पे आपने ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करना, नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं करना, और ऐसे बंदे पे भी अप्लाई नहीं करना जिसको रिटर्न भरने से रिलैक्सेशन है प्लस नोटिफाइड है, जैसे यहाँ पे आरबीआई को नोटिफाई कर रखा है। और अगर कहीं सामने वाला सुनना जो पेई है अगर वो रिटर्न्स का भी डिफॉल्टर है, यानी ये पॉइंट भी लग रहा है उस पे और उसने पैन भी कोट नहीं किया आपको सामने वाले ने, तो उस केस में इन दोनों का भी हायर रेट लगा देना, यानी एक 20% या फिर ये वाला प्रोविजन लगा के जो भी हायर रेट आएगा वो वाले रेट से आपका टीडीएस कटेगा। देखो ये ऐसे सेक्शन है जो पेपर में ज्यादा आपको दिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेबल रहेंगे, हमेशा ऑन रहेंगे, क्योंकि चीजें सारी रेलिवेंट है, स्टडी मैट में कवर की हुई है, तो ऐसा मत सोचना कि ये सब तो पेपर में आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ना एक मैंने छोटा सा आपके लिए पॉइंट ये बना के दिया था कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिनमें कब कब टीडीएस कटता है, ठीक है। तो आप ना थोड़े अलग से याद रखो जो अलग अलग से हैं, बाकी तो फिर सारे सब में वही लगता है कि टीडीएस काटना एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो आप ना ये वाले एक पहले ये एफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले लिखा हुआ था, शायद मैंने हटा दिया समरी के अंदर, चेक करना। ये वाले सेक्शन वो हैं जिनमें एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, यानी आपने जब सामने वाले को पे अगर एडवांस दे दिया तो उस टाइम टीडीएस काट लो, अगर अभी पेमेंट नहीं भी करी सिर्फ आपने उसको बुक्स में क्रेडिट किया है तो उस टाइम पे आप टीडीएस काट लो। ये वाले हैं जो मैंने सर्कल करे हैं। अब बाकी जो है ना वो वाले आप याद रख लो, जैसे ये जो कुछ सेक्शन है इनमें टीडीएस तभी काटता है अगर पेमेंट हुई है, ठीक है। ये एलए भी आप देख लेना, शायद मैंने काट दिया होगा, ठीक है। ये तो जो है ना सैलरी, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, ये डिविडेंड है, ये कैजुअल इनकम है, ये भी आपका वो है क्या नाम है हॉर्स रेसेस वाला, और जो बीए है वो यहाँ आ गया। बीए ना विड्रॉल से कनेक्टेड था कि विड्रॉल जितना वो करेगा बंदा उसके अंदर जितनी नेट विनिंग होगी उस पर टीडीएस कटेगा, या अगर वो विड्रॉल नहीं कर रहा तो उस केस में जो एंड में जाके पैसा बचा होगा उसके अकाउंट के अंदर उसमें जो नेट विनिंग होगी, ठीक है, तो उस केस में उस अमाउंट पे आपका टीडीएस कटेगा। वरना अगर वो विड्रॉल नहीं कर रहा तो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जितनी उसकी नेट विनिंग होगी उसके ऊपर आपने टीडीएस काटना होता है, तो इसका थोड़ा अलग ही सिस्टम है। और ये वाले जो सेक्शन है 194N तो है ही वो विड्रॉल वाला जो 1 करोड़ से ऊपर का, और इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ये वैसे तो ये इंटरेस्ट कवर होता है 194A में। 194A वैसे अगर आप देखोगे यहां कवर होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल कोई कंपनसेशन दे रहा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, उसका भी टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटेगा। यानी आप ये वाले सेक्शन याद रख लो, बहुत इजी है, सैलरी, प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, हॉर्स रेसेस, और एक ये विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट 1 करोड़ से ऊपर, और एक इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। ये कुछ गिने चुने सेक्शन है जहां पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटता है, तो ये वाले आप याद कर सकते हो अगर रह जाए माइंड में। बीए आपको मैंने अलग से बता ही दिया, ठीक है। और ये जो बाकी रह गए ना आईबी, पी और आर, ये तीनों भी बड़े अलग से ही हैं। आईबी तो वो है ना जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटता है सामने वाले का रेंट का, तो इसका सारा टीडीएस ना लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो वाले महीने का जब रेंट आप ड्यू कर देते हो या पे कर देते हो विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे जाके टीडीएस करता है सारा, ठीक।
194P तो वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाला, 75 ईयर्स और मोर वाला, इसका टीडीएस बैंक ने काटना होता है, कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है एक्ट में कुछ भी। और 194R बेनिफिट या परक्यूजर देने से पहले आपने टीडीएस काटना है, बस ये चीज आपने इंश्योर करनी है। यानी अगर आप सिर्फ अलग से वाले याद कर लो ना जिनमें अलग अलग पॉइंट है, तो आप ऑटोमेटिकली जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, यानी कि ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, इन सब में पॉइंट सिंपल है कि जब आपने पेमेंट कर दी या जब सामने वाले को आपने क्रेडिट कर दिया इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर, आपने टीडीएस काटना है। ठीक, अब कुछ सेक्शंस की लिंकेज मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि चलो जैसे ये तीनों कैजुअल इनकम से रिलेटेड है या विनिंग्स वगैरह, ये जो है ना सी आई आई बी जे सी, ये रीज में से आई बी जे एम कुछ यहां से इकट्ठे कर दिए, आर अलग से ही रखा है। ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट के हैं, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड, ये 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, 194 डिविडेंड है और 194 इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। ये तीनों कमीशन है, डीजीएच। ठीक है, आईएएलए ये दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक में कंपलसरी एक्विजिशन हो रही है एलए के अंदर और आईए के अंदर आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो। ठीक है, ये दोनों गुड्स वाले हैं। टीडीएस और टीसीएस को भी लिंक किया हुआ है। 194Q इसकी हमने लिंकेज की थी C1H के साथ, तो ये तो आप चाहे हटा देना। 194F आपको जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये लिंकेज का मतलब ये नहीं है कि भाई ये इकट्ठे ही आपने याद करने हैं, बस इनमें अगर आप थोड़ा सा इकट्ठे पढ़ोगे तो थोड़ा आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा, बस ये इसका मतलब है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब मेन जो चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट होता है, जहां पे आपको ये एक एक करके हम सिखाते हैं कि किस किस पेमेंट पे कितनी कितनी थ्रेशोल्ड के ऊपर आपने टीडीएस काटना है। तो कुछ कॉलम कॉमन आपको मिलेंगे यहाँ पे, किस तरह, सेक्शन कौन सा, कौन सी पेमेंट कवर्ड है इसमें, डिडक्टर कौन रहेगा यानी पेयर कौन है, टीडीएस किसने काटना है, किसका टीडीएस कटेगा यानी कि डिडक्टी या पेई, रेट क्या रहेगा टीडीएस का, और थ्रेशोल्ड लिमिट या कुछ अदर पॉइंट्स। और अदर पॉइंट कुछ यहाँ पे भी लिख दिए मैंने, जो मुझे लगा कि थोड़े वहां पे नई टेबल में फिट होंगे, तो ऐसे मर्ज करके एक टेबल बना दिया उसी के नीचे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 192 सैलरी, कौन टीडीएस काटेगा, कोई भी इंप्लॉयर, चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ ही क्यों ना हो। देखो जहां मैंने नहीं लिखा ना अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, वैसे भी हमने याद ही कर लिया, डिडक्टर सिर्फ यही है सीए रीज वाले कि इनमें इंडिविजुअल एचयूएफ को रिलैक्सेशन है, वरना जहां लिखा है एनी एम्प्लॉयर, इवन सोल प्रोप्राइटर कैन बी द एम्प्लॉयर, तो वो भी टीडीएस काटेगा सामने वाले का। क्योंकि अगर एक सोल प्रोप्राइटर इतनी इतनी सैलरी पे करेगा कि सामने वाला स्लैब रेट से भी क्रॉस कर जाए, यानी सामने वाले की टैक्स लायबिलिटी आ जाए एम्प्लॉय की, तो टीडीएस भी काट लो। कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है यहाँ पे जिसका टीडीएस कटेगा, लेकिन तब टीडीएस नहीं काटना अगर सामने वाले की टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही। तो इसके लिए ना क्या होता है, साल के शुरू में ही आप पहले एस्टिमेट कर लेते हो कि एम्प्लॉय को मैंने कितनी सैलरी देनी है, तो सैलरी भी मैंने उससे बाकी हेड्स की भी जानकारी ले सकते हो, वो मैं नीचे भी नोट्स में पढ़ाता हूँ। पर पहले समझो कि सैलरी तो आपको पता ही होगा ना कितना उसका पैकेज है, तो यू कैन एस्टिमेट द टैक्स लायबिलिटी उसकी एम्प्लॉय की। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनी नहीं रही, जैसे डिडक्शंस मिल गई, रिबेट मिल गई और वो जीरो होगी टैक्स लायबिलिटी, या उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ही क्रॉस नहीं कर रही मान लो एम्प्लॉय की जो सैलरी पैकेज है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और नोट में हमने यही लिखा है कि पहली बात तो ना एम्प्लॉय को यहाँ पे वो बोल रखा है कि एम्प्लॉयर को ना आप इंटीमेट कर देना कि आप कौन सा टैक्स रेजिम लेना चाह रहे हो, क्या आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से टैक्स भरना चाह रहे हो या ओल्ड रेजिम से। अगर कोई इंटीमेशन नहीं देता एम्प्लॉय, तो टीडीएस आपका सारा डिफॉल्ट रेजिम के हिसाब से कटेगा एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हालांकि इंटीमेशन अगर आपने दे भी दी एम्प्लॉयर को कि मैं डिफॉल्ट रेजिम लेना चाह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न भरते हुए आप अपना जो ऑप्शन है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना इज नॉट डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना। आपका इंटीमेट करने का पर्पस सिर्फ ये है कि टीडीएस उस रेट के हिसाब से कट जाएगा जो आपने बता दिया, लेकिन रिटर्न भरते हुए आप वाइज वर्सा भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने डिफॉल्ट के लिए बोला था तो आप बाहर भी आ सकते हो डिफॉल्ट से, और अगर आपने बाहर ओल्ड के लिए सब बोला था एम्प्लॉयर को, तो आप बाद में डिफॉल्ट में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है नोट नंबर 1। दूसरा देखो, एम्प्लॉयर से आपको क्या मिलना है सैलरी के नाम पे, वो तो एम्प्लॉयर को पता है, लेकिन आप बाकी इनकम्स भी बता सकते हो उसको, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता दो। ठीक है, आप जैसे हाउस प्रॉपर्टी का होता है रेंट कितना आना है, ब्याज कितना होता है, आप वो इनकम भी उससे इंटीमेट कर सकते हो। इवन आप अपने बिजनेस प्रोफेशन का भी इनकम वगैरह एस्टिमेट करके, या कुछ भी एस्टिमेटेड इनकम्स आप कोई भी बता सकते हो, इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी बता सकते हो साल के अंदर। इवन लॉसेज की बात अगर मैं करूं तो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप बता सकते हो, यानी क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप शुरू में एस्टिमेट कर सकते हो कि मान लो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, आपको पता है जीए भी नहीं आएगी, एनए भी नहीं आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी नहीं, इंटरेस्ट आप मोटा मोटा बता सकते हो कितना मेरा बनेगा तो उतने का लॉस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर रहे हो आप सारा कुछ बता सकते हो, बस लॉसेज नहीं बता सकते। लॉसेज में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आप बता सकते हो। इवन अगर आप दूसरे हेड्स की इनकम बता रहे हो, कोई इंटरेस्ट बता रहे हो या कोई और इनकम बता रहे हो या कोई लॉटरी इनकम बता रहे हो, उस पर टीडीएस भी कटा होगा, वो टीडीएस का भी जानकारी आप दे सकते हो। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी सारी इनकम जोड़ेगा,
हालांकि जो लॉटरी इनकम वगैरह है उस पर तो फ्लैट रेट लगना है, लेकिन जितनी भी नॉर्मल इनकम वगैरह होगी, जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी इनकम या मान लो इंटरेस्ट इनकम, ये सब वो जोड़ के स्लैब रेट सप्लाई करके आपका टीडीएस काटेगा वो। तो जितना टीडीएस आपका कोई इंटरेस्ट पे कट गया या कोई हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से कट गया, वो टीडीएस भी आप उसे बता दो, ताकि जब एम्प्लॉयर अपना टीडीएस निकाल रहा है तो वो वाला टीडीएस लेस करके आपका टीडीएस निकालेगा वो एम्प्लॉयर सैलरी पे। बस ध्यान रखना, आप जितनी मर्जी डिटेल दे जाओ अपने एम्प्लॉयर को, लेकिन जो एम्प्लॉयर का टीडीएस ऑन सैलरी आ रहा है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए आपकी किसी डिटेल की वजह से। सिर्फ एक डिटेल की वजह से टीडीएस ऑन सैलरी रिड्यूस हो सकता है, वो है ड्यू टू हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, या कोई और टीडीएस या टीसीएस जो आपका ऑलरेडी कट चुका, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखिए कि टीडीएस ऑन सैलरी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू दीज डिटेल्स एक्सेप्ट ड्यू टू हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अदर टीडीएस टीसीएस। बेसिकली वही बोलना चाह रहा है कि सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस वगैरह है, वैसे अदर टीडीएस टीसीएस वगैरह की वजह से तो कम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आपका जो टीडीएस टीसीएस कटा होगा वो किसी न किसी इनकम पे ही कटा होगा। तो मेन चीज आप ये ध्यान रखो कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस वगैरह है इसकी वजह से आपका जो टीडीएस है वो सैलरी का रिड्यूस नहीं होना चाहिए। आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी लॉस की वजह से रिड्यूस हो सकता है और किसी डिटेल वगैरह की वजह से नहीं हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये हमारा सेक्शन था 192 टीडीएस ऑन सैलरी। उसके बाद आता है हमारा 192A। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हो आरपीएफ से, प्री मैच्योर का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 साल से पहले आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, कौन टीडीएस काटेगा ये ना सारा उसी के साथ पढ़ना, डिडक्टर वगैरह ना ये इसके साथ आएगा, ये तो आप इतना रिलेट कर ही लोगे। जो आदमी आपको पेमेंट करेगा वो आपका टीडीएस काटेगा। किसका टीडीएस कटेगा? उसी बंदे का जिसका आरपीएफ का पैसा है। किस रेट पे टीडीएस कटेगा? 10%। और थ्रेशोल्ड है इसकी 50,000 से कम रुपीज अगर आप निकाल रहे हो तो नो टीडीएस। ये आपको थ्रेशोल्ड वगैरह थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, रेट्स और थ्रेशोल्ड। यहाँ का थ्रेशोल्ड क्या हो गया एक तरह से स्लैब रेट, मतलब अगर आपका टैक्स वगैरह ही नहीं कोई बन रहा तो नो टीडीएस सैलरी में। उसके बाद हमारे पास 193 सेक्शन है जो बात करता है सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, जैसे कोई डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। कौन टीडीएस काटेगा? जो भी पेयर होएगा, जो भी पर्सन है, जो भी इश्यूअर है उन सिक्योरिटीज का। किसका टीडीएस कटेगा? किसी रेजिडेंट का। अब ये मैंने आपको कहा था कि कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ है कि सामने रेजिडेंट होगा तो ही टीडीएस कटेगा, पर आप इसको ज्यादा ध्यान मत रखना, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के भी टीडीएस कटते हैं पर अलग सेक्शन में कट जाते हैं, तो ज्यादा इसके ऊपर मत्था कपाई मत करना। फिर 10% टीडीएस का रेट है और कुछ नोट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ टीडीएस नहीं लगेगा। पहले एक पॉइंट होता था कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं डीमेट फॉर्म में नो टीडीएस, पर अब वो कट गया था और इसके ऊपर भी टीडीएस आ जाएगा। लेकिन कुछ अलग से जो हमने पॉइंट ध्यान रखने हैं वो सुन लो। अगर आपके पास डिवेंचर पड़े हैं फिजिकल फॉर्म में किसी वाइडली हेल्ड कंपनी की जो लिस्टेड है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपए तक का, यानी कई कंडीशन है यहाँ, एक तो थ्रेशोल्ड है 5,000 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, फिजिकल फॉर्म में डिवेंचर पड़ा है लिस्टेड और वाइडली हेल्ड कंपनी का है, और पेमेंट भी वो कर रहे हैं अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट से, और पेमेंट भी हो रही है किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को, ये सारी शर्तें अगर पूरी हो जाएंगी तो नो टीडीएस। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ सीजी एसजी के ऊपर भी आपका नो टीडीएस है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उसके इंटरेस्ट पे भी नो टीडीएस। ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट पे नो टीडीएस का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो गया, बस टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसमें भी एक बट है, यानी अगली जो लाइन है, ये जो सारे ना सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ये हैं सारे सरकारी, लेकिन अगर इनका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर चला गया तो फिर टीडीएस की बात हो जाएगी। यानी जनरल रूल ये है कि सरकारी सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं है, लेकिन अगर ये वाली सिक्योरिटीज आ गई और 10,000 से ऊपर का ब्याज हुआ तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, रेट यही रहेगा 10%। फिर अगर आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स हैं पुराने या गोल्ड बॉन्ड्स, ये सारे एक आधी बार पेपर में आए हैं तो मैंने इसलिए ऐड कर दिए थे, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इनका नॉमिनल वैल्यू 10,000 से ऊपर का है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स, अगर चाहे ये वाले बॉन्ड्स हो चाहे ये वाले बॉन्ड्स हो, जिसका भी 10,000 से ऊपर का नॉमिनल वैल्यू हुआ, इंटरेस्ट पे टीडीएस की बात हो जाएगी। ठीक है, अगर अप टू 10,000 है तो नो टीडीएस। फिर अगर आप एलआईसी को या जीआईसी को पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनियों को पेमेंट कर रहे हो, ये भी बड़ी बार सिक्योरिटीज वगैरह होल्ड करती है ना एलआईसी जीआईसी, तो इनको इंटरेस्ट मिलता है तो नो टीडीएस। अगर आपके पास 54 ईसी के बॉन्ड्स हैं, पीएफसीएल के, आईआरएफसीएल के, इनके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस की बात नहीं होगी। ये था हमारा सेक्शन नंबर 193। 192 सैलरी, 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ और 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 हमारी बात करता है डिविडेंड की। डिविडेंड का मीनिंग था सेक्शन 222 में ए से लेके एफ तक जितना भी डिविडेंड है सब में टीडीएस की बात हो जाती है। ठीक,
कौन दे रहा है ये डिविडेंड? डोमेस्टिक कंपनी। किसको टीडीएस, किसको डिविडेंड मिल रहा है? रेजिडेंट शेयर होल्डर। क्या रेट ऑफ टीडीएस है? 10%। देखो मैंने कहा था आप मेन अलग अलग वाले रेट याद रखो, जैसे सैलरी में स्लैब रेट है, बाकी मैंने कहा था जहां पे हमने कोई रेट अलग से नहीं याद किया होगा वहां पे 10% रेट है चुपचाप। और एक यहाँ पे नोट में पॉइंट किया है लास्ट में रिमार्क्स में कि अगर डिविडेंड पे हो रहा है बाय एनी मोड अदर देन कैश और एग्रीगेट अमाउंट है 5,000 तक की, तो ऐसे में भी टीडीएस की अमाउंट नहीं आएगी। यहाँ पे चेक कर लेना मेन नोट्स के अंदर, शेयर होल्डर भी इंडिविजुअल होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इंडिविजुअल भी, शेयर होल्डर भी इंडिविजुअल होना चाहिए तो टीडीएस की बात नहीं होती। और अगर डिविडेंड एलआईसी जीआईसी को दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे थे सिक्योरिटीज का एलआईसी जीआईसी को, तो नो टीडीएस। वैसे ही अगर एलआईसी जीआईसी के पास कुछ शेयर हैं और उनको डिविडेंड मिल रहा है तो नो टीडीएस। उसके बाद हमारा एक बड़ा सेक्शन 194A जो बात करता है, ये सीए रीच का पहला सेक्शन है जहां पे इंडिविजुअल एचओएफ को माफी दी गई है, ठीक है। ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जैसे आपके पास बैंक में एफडी है, एफडी का ब्याज आ गया, या आपने किसी को लोन दे रखा है उसका इंटरेस्ट आ गया, थोड़ा उस तरह की बातें यहाँ पे होती हैं, ठीक। पहली बात तो कौन टीडीएस काटेगा? एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल एचओएफ को माफी है अगर वो 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है पिछले साल में, ठीक। किसका टीडीएस कटेगा? किसी रेजिडेंट का। किस रेट पे टीडीएस कटेगा? 10%। अब ये बाकी जो पॉइंट रह गए ना वो सारे नो टीडीएस या उसके पॉइंट मैंने मिक्स वगैरह करके डाल दिए, तो एक एक करके बढ़ते हैं। कहां कहां टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आप बैंक के पास पैसा जमा करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर टाइम डिपॉजिट है तो टीडीएस कट जाएगा। टाइम डिपॉजिट में दो चीजें हैं, एक तो एफडी और एक आरडी, यानी फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट अगर आप करते हो तो उसका ब्याज अगर थ्रेशोल्ड से क्रॉस करेगा, थ्रेशोल्ड अभी हम पढ़ेंगे, तो टीडीएस कटेगा। ये पहला पॉइंट है। तो नॉर्मल रूल है कि सेविंग अकाउंट वगैरह से अगर ब्याज आ रहा है नो टीडीएस, ठीक, क्योंकि वो डिपॉजिट विद बैंक है और वो टाइम डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ टाइम डिपॉजिट पे टीडीएस है इंटरेस्ट के। फिर डायरेक्ट टैक्स लॉज में जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे आप एडवांस टैक्स वगैरह ज्यादा भर दो तो बाद में जो रिफंड मिलता है वो जो इंटरेस्ट मिलता है, नो टीडीएस। एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट तो बहुत बार एग्जाम्प्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे नो टीडीएस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नो टीडीएस का पॉइंट। और कौन सा नो टीडीएस का पॉइंट है? अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक पेमेंट कर रही है अपने मेंबर को या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को दे रही है इंटरेस्ट, या अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर दे रही है किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट, नो टीडीएस। हालांकि ध्यान रखना अगर ये कोऑपरेटिव बैंक है पे करने वाला तो टीडीएस की बात हो सकती है। फिर एक यहां पे थ्रेशोल्ड है कि भाई अलग से कि अगर कंपनसेशन अवार्ड कर रही है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल और उसकी कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है किसी को 50,000 रुपए तक की अमाउंट के ऊपर नो टीडीएस, और अगर 50,000 से क्रॉस कर गया तो पेमेंट बेसिस पे टीडीएस है, क्योंकि ये मैंने ऊपर भी अभी बताया था कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पे टीडीएस कटता है ऑन पेमेंट बेसिस। लेकिन ये पूरे 194A में नहीं है, सिर्फ यहां पे ये मैंने अलग से बताया था कि ये वाला पॉइंट जो है इसका टीडीएस पेमेंट बेसिस पे करता है, वरना जो 194A पड़ा है, वरना जो 194A पड़ा है वो विच एवरेज अर्लियर में ही पड़ा है, वो विच एवरेज अर्लियर में ही पड़ा है, ठीक। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर इस सेक्शन की थ्रेशोल्ड क्या है। सुनना, अगर पूरे साल में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो 40,000 रुपए तक का मिल रहा है, अगर पेमेंट कर रही है कोई बैंकिंग कंपनी या कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस, ऐसे में अगर तो सामने वाला जो आपको पे कर रहा है अगर इनमें से कोई है तो आपके 40,000 तक के इंटरेस्ट पे नो टीडीएस है, और अगर आप कहीं सीनियर हो तो ये 40 का हो जाएगा 50। ध्यान रखना अगर आपको मल्टीपल बैंक से पेमेंट मिल रही है तो ये 40 एक 1-to-1 बैंक पे देखना है, ये नहीं कि अगर कोटक महिंद्रा से भी पेमेंट मिल रही है, एसबीआई से भी पेमेंट मिल रही है, उन दोनों को एग्रीगेट नहीं किया जाएगा। कोटक वाला अपना एग्रीगेट करेगा, एसबीआई वाला अपना एग्रीगेट करेगा, ध्यान रखना, ठीक, 1-to-1 बात होती है। फिर एक पोस्ट ऑफिस की योजना है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, इसका इंटरेस्ट ना ये 2 साल की स्कीम होती है, इसमें ब्याज ही 40,000 से ज्यादा नहीं बनता है, तो उस पर भी टीडीएस की बात नहीं होती। बस ध्यान ही रखना अगर सामने बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस है तो आपका इंटरेस्ट अगर टाइम डिपॉजिट्स का या फिक्स डिपॉजिट्स का अगर 40,000 से क्रॉस नहीं कर रहा तो नो टीडीएस। सीनियर के केस में 50,000 है। और अगर पेमेंट कोई और पर्सन कर रहा है, कोई और पर्सन मतलब जैसे मान लो कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, दैट इज नॉट अ बैंक, तो उनको अगर आपने पैसा दे रखा है और बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 का थ्रेशोल्ड है, सिर्फ 5,000 का थ्रेशोल्ड है, और सीनियर नॉन सीनियर दोनों के लिए सेम है। ऊपर जो लिमिट हमने पढ़नी है ना 40,000 या 50,000 वाली जो हमने पढ़ी है, ये बैंक में ना ब्रांच वाइज काउंट होता है, लेकिन अगर बैंक के पास सीबीएस है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर या कोर बैंकिंग सिस्टम है, तो फिर ये ब्रांच वाइज नहीं होगा, फिर ये पूरे मतलब अगर एसबीआई में 2 ब्रांचेस में आपके अकाउंट चल रहे हैं तो दोनों को एग्रीगेट कर लिया जाएगा इंटरेस्ट को। आप ज्यादा ये सीबीएस वाला पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि आजकल ज्यादातर बैंक्स में सीबीएस अडॉप्टेड है। अगर आप कहीं इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी बैंक को, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो,
तो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर आप बैंक का टीडीएस नहीं काटोगे, इतने बड़े नहीं हुए आप क्या बैंक का टीडीएस काटो। एलआईसी, यूटीआई या कोई इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी एनबीएफसी को, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी एनबीएफसी को, तो फिर टीडीएस की बात हो जाएगी, फिर टीडीएस की बात हो जाएगी। तो ये सेक्शन प्लीज एक बार अच्छे से करके जाना। 194A इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर ये 3 सेक्शन हमारे इकट्ठे ही चलते हैं, बी, बीए और डबल बी। पहले बी और डबल बी कर लेते हैं। बी में क्या कवर होता है? लॉटरी विनिंग्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, लेकिन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम यहाँ नहीं कवर होती क्योंकि बीए में कवर हो जाती है, ठीक है। और ये वैसे एक सेक्टर है, बस हॉर्स रेसेस अलग से यहाँ कवर होती हैं, बी और डबल बी। डबल बी में हॉर्स रेसेस कवर हो जाती हैं और बी में बाकी सारा कैजुअल इनकम अदर देन ऑनलाइन गेम्स, ठीक। कौन टीडीएस काटेगा? जो भी पेमेंट करेगा। किसका टीडीएस काटेगा? किसी भी पर्सन का जो भी ये मतलब जीतेगा। किस रेट पे? 30%। अच्छा, सेम यहाँ पे भी है हॉर्स रेसेस के अंदर, कोई बुक मेकर जो ये पेमेंट वगैरह करता है वो बुक मेकर कराता है और 30% टीडीएस के सेम रेट है और दोनों का थ्रेशोल्ड भी सेम है। बी और डबल बी इकट्ठे बता रहा हूँ, बी और डबल बी दोनों का थ्रेशोल्ड भी सेम है। पूरे साल में अगर एक पर्सन को विनिंग जो हो रही है सिंगल ऑपरेटर से 10,000 तक के, अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा 10,000 तक के अगर, तो नो टीडीएस। लेकिन अगर 10,000 से क्रॉस कर गया फिर पूरे पे टीडीएस आ जाता है। ये है बी और डबल बी। और जो हमारा बीए है जो नया नया आया था फाइनेंस एक्ट 23 में, वही ऑनलाइन गेम से अगर आपको कोई विनिंग हो रही है तो नेट विनिंग पे आपका टीडीएस कटता है। ये नेट विनिंग भी कैसे कैलकुलेट होती है हमने बताई थी आपको मेन नोट्स के अंदर, यहाँ मैंने कवर नहीं की है कि क्लोजिंग बैलेंस वगैरह को आप लेकर ना उसको जो पैसा आप निकाल लेते हो उसको बेस लेकर हम नेट विनिंग निकालते थे। और कौन टीडीएस काटेगा? जो भी पेमेंट करेगा। किसका टीडीएस काटेगा? जो भी विनिंग करेगा। किस रेट पे? 30%। और कोई अलग से इसका थ्रेशोल्ड नहीं है। बस एक ना इसमें गाइडलाइंस में पॉइंट आया था, इस सेक्शन को लेकर गाइडलाइंस थी कि अगर आप नेट विनिंग्स जो है जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो उसमें नेट विनिंग 100 रुपए से भी कम है, 100 रुपए तक है या फिर इन अ मंथ, और इस कंसेशन के चक्कर में टीडीएस अगर कटा नहीं, लेकिन अगली बार जाके अगर कहीं नेट विनिंग 100 रुपए से बढ़ गई तो आगे जाकर टीडीएस काटने के लिए बंदा तैयार है, या पूरे साल के एंड में जाके पूरा अगर विड्रॉल ही नहीं कर रहा तो पूरे एंड में जाके साल का पूरा टीडीएस काटने को तैयार है। और अगर कोई डिफरेंस रह गया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पैसा निकाल ज्यादा लिया उसने और एंड में जाके टीडीएस की अमाउंट रही नहीं उसके अकाउंट के अंदर, तो फिर जो डिडक्टर है वो अंडरटेक कर देता है कि ठीक है डिफरेंस अमाउंट कोई रही तो मैं पे कर दूंगा। तो ये कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो नो टीडीएस। ये गाइडलाइंस में क्लियर किया था, क्योंकि सेक्शन में तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, तो इनको यही प्रॉब्लम आई ना। छोटे छोटे जो यूथ लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो छोटी छोटी अमाउंट से खेलते हैं गेम्स और छोटी छोटी अमाउंट जीतते हैं, तो उन पर भी टीडीएस काटना एक बहुत बर्डनसम हो रहा था। तो उसके लिए ये एक छोटी सी कंसेशन लेकर आए थे। आप एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन थोड़े गुस्से वाले हैं। अगर विनिंग आपकी काइंड में भी हुई है, या मान लो पार्टली कैश पार्टली काइंड में हुई है और कैश पोर्शन इनफ नहीं है टीडीएस काटने के लिए, तो भी ये गुस्से में बोलेंगे भाई डिडक्टर इंश्योर करे कि विनिंग देने से पहले सामने वाला जो डिडक्टी है वो टीडीएस जमा करा दे। बेसिकली टीडीएस जमा कैसे कराएगा? एडवांस टैक्स के फॉर्म में, और प्रूफ फॉर पेमेंट उससे ले लो आप। लेकिन अगर आपको लगता है यार बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि एक तो सामने वाले को विनिंग हुई है, पहले मैं उसे बोल रहा हूँ टैक्स जमा करा फिर मैं तेरे को विनिंग दूंगा, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप खुद पहले टैक्स पे कर दो, सरकार को जमा करा दो और उसके बाद आप उसको विनिंग रिलीज कर देना। ये पॉइंट है छोटा सा। यानी सरकार टीडीएस अगर आप नहीं काट रहे, ये आपकी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप टीडीएस काट नहीं सकते कैश पोर्शन, यानी हमें तो टैक्स चाहिए। क्या होगा अगर विनिंग काइंड में है? क्या होगा अगर विनिंग काइंड में है? तो ऐसे में वैल्यूएशन कैसे होगी? तो जनरल रूल है फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन दो इसकी एक्सेप्शंस हैं। अगर तो वो जो गेमिंग इंटरमीडियरी है जिसने वो पैसे देने हैं, मतलब विनिंग देनी है, अगर उसने खुद विनिंग परचेज करी है पहले, फिर उसकी परचेज प्राइस। लेकिन अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करता है तो जो प्राइस वो चार्ज करता है कस्टमर से, इसको बेस लेकर आपने टीडीएस का वैल्यूएशन करना है। और इस पूरे सारे जनरल रूल और एक्सेप्शन सब में आपने जीएसटी के अमाउंट को छोड़ देना है। जीएसटी के अमाउंट को आपने छोड़ देना है। चाहे जनरल रूल केस है यानी फेयर मार्केट वैल्यू, ये भी आपने विदाउट जीएसटी उठानी है। और अगर वो परचेज करता है तो विदाउट जीएसटी प्राइस, अगर वो मैन्युफैक्चर करता है जो कस्टमर से चार्ज करता है विदाउट जीएसटी प्राइस, ये आपने उठा के इसके ऊपर टीडीएस लगाना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सेक्शन बीए की हमने गाइडलाइंस करी साथ में। इसके बाद हमारे पास सीए रीच का दूसरा परिवार मेंबर आ गया 194C। पेमेंट किसको कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। सब कॉन्ट्रैक्टर भी इसी में कवर होएगा, ध्यान रखना।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है, इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया हुआ है इसे, यानी वैसे तो बहुत भारी भरकम डेफिनेशन है, आप मान के चलो सब कुछ आता है इसमें, जैसे कोई जॉब वर्क पे आप काम करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, तो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है। लेकिन एक्सप्रेसली क्या क्या लिख रखा है, आप एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप गुड्स या पैसेंजर का कैरेज कर रहे हो, जैसे जीटीए वगैरह होते हैं, रेलवे छोड़ के, क्योंकि रेलवे वगैरह का टीडीएस आप यहाँ पे नहीं काटते, लेकिन अगर आप कोई जीटीए को पेमेंट कर रहे हो, कोई और एयरवेज वालों को पेमेंट कर रहे हो, आप उसका टीडीएस काटोगे, गुड्स पैसेंजर का, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ले रहा है आपसे। ध्यान रखना ये नहीं कि थोड़ा मोटा ट्रैवल है तो, या थोड़ा मोटा ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड भी है, जब तक सिंगल बिल 30,000 से क्रॉस ना करे, या एक पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से क्रॉस ना करे, आप टीडीएस की बात नहीं करते, थ्रेशोल्ड भी है, ध्यान रखना। उसके बाद एक्सेप्ट रेलवेज के बाद क्या है भाई, अगर कस्टमर आपको कोई रिक्वायरमेंट बताता है कि भाई मेरे को ये चीज बना के दो और मेरे से चार्जेस ले लो, देखो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है ही है, हमने बात की थी, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लूप होल निकाल के लोगों ने क्या करना शुरू किया, जैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे को ये चीज चाहिए, मैंने ये बोला कि मेरे से सामान ले लो, पहले खरीद लो और उस पर काम करके दे दो, खरीद के फिर वो वापस मुझे भेज दो, और लोग कोशिश करते थे सेल ऑफ गुड्स दिखा दें और 194C का टीडीएस ना लगाएं। लेकिन लॉ ने क्लियर कर दिया कि जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो कि मेरे को ये चीज चाहिए, देखो इसमें भी एक केस तो क्या हुआ, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरे को ऐसे डायरीज चाहिए, सामने वाला पेपर अपने आप खरीदे, डायरी का मटेरियल अपने आप खरीदे और तैयार करके दे दे, ये तो सेल ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर आपने डायरी के लिए सारा मटेरियल वगैरह आपने सप्लाई कर दिया, आपने बेच दिया पहले और फिर डायरी उससे ले ली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। यानी आप ये चीज करके कि मैंने तो जी आपसे खरीदा फिर उसे बेचा है, आप इसे सेल ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते। जैसे एक आपने शर्ट तैयार करना है, शर्ट तैयार करवाना है, एक ऑप्शन क्या है, आप उसको रिक्वायरमेंट बता दो, सामने वाला कपड़ा अपने आप खरीदे, स्टिच अपने आप करके दे, वो तो सेल ऑफ शर्ट हो गया। लेकिन अगर कपड़ा मैं उसे दे रहा हूं और फिर वो सिर्फ स्टिच करके दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है। और अगर मैं पहले कपड़ा उसे बेच रहा हूं और फिर वो शर्ट तैयार करके मुझे दे रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। मेन चीज ये है कि पहले आपसे ही मटेरियल खरीद लिया और फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे दिया, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। चाहे आपसे खरीदे, चाहे आपके किसी एसोसिएट से खरीद ले, यानी जिसने चीज तैयार करवानी है ना, चाहे पहले वो बेच दे सामान मटेरियल और फिर बोल दे कि मेरे को तैयार करके दे दो, चाहे वो अपने किसी एसोसिएट के थ्रू बिकवा दे, ये सब चीज यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में कवर हो जाएगी। ये मेनली इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा था कि लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क को थोड़ा सा गुड्स की सेल का रूप देना चाह रहे थे, इसलिए इसको एक्सप्रेसली बोल दिया कि दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। और ध्यान रखना, अगर ये ऐसा केस बना कि पहले मैंने मटेरियल दिया फिर उसने उस पर काम करके मुझे वापस भेज दिया, तो ऐसे में ना लॉ ये भी क्लैरिफाई करता है कि अगर वो मटेरियल वैल्यू अलग से शो करता है इनवॉइस के ऊपर, कितने का तो मटेरियल ही था, उस अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा 194C का, क्योंकि 194C का जो टीडीएस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क वाले चार्जेस पे टीडीएस काटने का इंटेंशन था, ना कि मटेरियल पे। लेकिन अगर मटेरियल का वैल्यू वो अलग से सप्लाई नहीं करेगा, अलग से नहीं शो करेगा, तो फिर पूरी अमाउंट पे टीडीएस आ जाएगा, फिर पूरी अमाउंट पे टीडीएस आ जाएगा। एक यहां पे लॉ ने एक्सप्रेसली क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो पेमेंट्स 194J में कवर होगी उसे आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में नहीं रखना, यानी जो प्रोफेशनल सर्विस फी या टेक्निकल सर्विस फी बन गई उसे वहीं रखिएगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में मत लेके आइएगा। सर टीडीएस काटना किसने है इस सेक्शन में, वही एनी पर्सन, पर सीए रीच का ये सी है तो इसलिए अगर छोटा मोटा इंडिविजुअल एचयूएफ है पेमेंट करने वाला तो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर इसमें भी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर बिल्कुल ही पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडिविजुअल एचयूएफ कभी भी टीडीएस नहीं काटेगा। यानी अगर टर्नओवर क्रॉस भी कर रही है पर पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है, यानी अपना घर बनवा रहा है वो या अपना कोई पर्सनल काम करवा रहा है, नो टीडीएस। ध्यान रखना इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आता इसका पर्सनल पर्पस वाले का, लेकिन 194M में जा सकता है। 194M जरूर हम चेक करेंगे अलग से, ठीक। इस सेक्शन के टीडीएस रेट के हैं सुनिएगा, अगर तो सामने इंडिविजुअली एचयूएफ है तो 1% टीडीएस काटेगा, अगर अदर पर्सन है कोई तो 2% टीडीएस काटेगा, और अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो 10 गुड्स कैरेजेस तक ओन करता है, यानी छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि मैंने कहा इस सेक्शन में ट्रांसपोर्टर के भी टीडीएस कटते हैं, तो ऐसे में टीडीएस रेट निल कर दिया भाई, बशर्त है सामने वाला एक डिक्लेरेशन दे दे कि हाँ भाई मैंने पूरे साल में 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज होल्ड नहीं करने या नहीं करे। इस तरह थ्रेशोल्ड्स क्या है, 30,000 तक की अमाउंट पे नो टीडीएस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और अगर एक ही पार्टी के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब बहुत सारी पेमेंट्स हुई हैं उसको साल के अंदर, तो एग्रीगेट चेक किया जाएगा, और अगर वो 1 लाख तक है तो नो टीडीएस, अगर 1 लाख से क्रॉस कर गया तो टीडीएस लग जाएगा। और ध्यान रखना जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है ना, अगले बिल्स पे तो काटना ही टीडीएस, उसके पुराने बिल्स का भी टीडीएस काट लो,
ये हमने सीखा था, वही टीडीएस ऑन फुल अमाउंट इफ अमाउंट एक्सीड्स अबव मेंशन लिमिट्स। और वो सब तो देखो हर जगह याद रखना कि अगर सामने वाला पैन कोड नहीं कर रहा तो फिर 20% रेट लग जाएगा, वो शुरू में ही बता दिया मैंने। अच्छा, एक सर्कुलर है छोटा सा, इसमें क्या होता है जी, ये जो ब्रॉडकास्टर होते हैं ना जैसे टीवी वगैरह वाले, ये क्या करते हैं, ये ना प्रोडक्शन हाउस वालों को पेमेंट करते हैं, जो कंटेंट उन्होंने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया होता है उससे रिलेटेड वो पेमेंट करते हैं और उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट लेते हैं। तो इसमें ना उन्होंने क्लियर करा सर्कुलर के अंदर कि अगर तो ब्रॉडकास्टर अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है कि मेरे को ऐसा ऐसा कंटेंट चाहिए और वो बना के मुझे दो और मुझसे पेमेंट ले लो, उस केस में तो जो टीडीएस आएगा वो 194C का आएगा। लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी जो बना हुआ कंटेंट है उसकी वो अगर पेमेंट कर रहा है और अमाउंट दे रहा है, 194C का टीडीएस उसके ऊपर नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर ब्रॉडकास्टर खुद बता रहा है, सोनी वाले कलर्स वाले खुद बता रहे हैं हमें ऐसा ऐसा कंटेंट चाहिए, पेमेंट दे रहे हैं और अब से कंटेंट बनवा रहे हैं प्रोडक्शन हाउस से, तो 194C का टीडीएस आएगा। ये सर्कुलर में क्लैरिफाई करा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन इकट्ठे हम पढ़ सकते हैं, डी, जी और एच। ये तीनों में ही कॉमन क्या है, ब्रोकरेज या कमीशन। डी में क्या है, इंश्योरेंस कमीशन। कौन पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। किसको पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस एजेंट को। क्या टीडीएस का रेट रहेगा, डी के अंदर मैंने कहा था अलग से 5% याद रखना, क्योंकि ये अगले फाइनेंस एक्ट से चेंज हुआ है तो आगे ये भी 2% हो गया और इसका थ्रेशोल्ड है 15,000। अगर 15,000 तक एजेंट को कमीशन मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी से, नो टीडीएस। 15,000 से ऊपर वाली अमाउंट अगर गई तो पूरे अमाउंट पर टीडीएस आ जाएगा। ये डी का पॉइंट है। जी और एच में भी देखो थ्रेशोल्ड सेम है, जी और एच में भी थ्रेशोल्ड सेम है। जी क्या है, लॉटरी टिकट्स की सेल जो कर रहा है ना, उसको पेमेंट कर रहा है कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉटरी टिकट और पर्सन सेलिंग लॉटरी टिकट यानी कि एजेंट को कमीशन मिल रहा है। इसका रेट 1 अक्टूबर 24 से हो गया है 2%, पहले होता था 5%। और सेम है एच में कवर होती है अदर ब्रोकरेज या कमीशन, यानी जो इंश्योरेंस एजेंट की या लॉटरी एजेंट की कमीशन नहीं। जैसे हमने बात की थी, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी किसी डीलर से, उसने कमीशन ले ली। हमने कोई सेकंड हैंड कार खरीदी, उस डीलर ने कमीशन ले ली। वो सारी कमीशन यहाँ आ जाएगी। और क्योंकि एक आम आदमी पेमेंट्स करता है कमीशन वगैरह की, हमने बात की थी ना इंडिविजुअल एचओएफ को, वहीं पे ज्यादातर माफी दी हुई है जहां इन्हें लगता है कि यार तो आम आदमी पेमेंट करता है, जैसे कमीशन वगैरह की पेमेंट करता है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क की पेमेंट करता है, तो सीए रीज में ऐसी पेमेंट्स जा रहे हैं। तो अगर इनकी टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ तक की या 50 लाख तक की है इंडिविजुअल एचओएफ की, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194H का। लेकिन अगर ये आप क्रॉस कर गए तो फिर टीडीएस आपने भी काटना है। किसका टीडीएस काटना है, जो भी रेजिडेंट एजेंट होगा, ठीक है। और कितना रेट ऑफ टीडीएस काटना है, 2%। 1 अक्टूबर 24 के बाद से 2%। थ्रेशोल्ड यहाँ भी वही 15,000 है, सेम। और एक यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर है। ये सर्कुलर में क्या होता है सुनिएगा, जैसे टीवी चैनल वाले होते हैं, मैगजीन या पब्लिशर होते हैं, ये ना एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट करते हैं। पेमेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये टीवी चैनल है, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी है और यहाँ एक कस्टमर है जिसने अपनी ऐड करवानी है। जैसे हमने क्लास में जीके इंस्टीट्यूट लिया था कि हमने ऐड करवानी है, तो इसने इसको 1 करोड़ दिया कि मेरी ऐड करवा दे फलाने टीवी चैनल में। और इस टीवी चैनल, ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इसने आगे 85 लाख रुपीज पे कर दिया टीवी चैनल को और 15 लाख रुपए रिटेन कर लिया। 15 लाख रुपए रिटेन कर लिया, तो इस पर यह इशू आया कि ये 15 लाख रुपए को आप कमीशन बोल सकते हो, या आप ये बोलो कि टीवी वाले जब इस एजेंसी के थ्रू काम करते हैं तो बेसिकली इसको डिस्काउंट दे देते हैं कि तो 1 करोड़ वाली चीज आगे, मतलब 85 लाख वाली चीज तो आगे 1 करोड़ में दे दे, 15 लाख रुपए तू रख ले बीच में। तो सर्कुलर ने यही क्लैरिफाई किया कि 15 लाख रुपए इज नॉट इन द नेचर ऑफ कमीशन। ये जो एजेंसीज होती हैं, मेन पॉइंट उन्होंने ये बोला, जो एजेंसीज होती हैं ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम करती हैं, ये एजेंट की तरह काम नहीं करती हैं टीवी चैनल के। तो इसे 15 लाख रुपए को जो एजेंसी ने बचाया, इसे आप कमीशन का नाम ना देके इसे आप डिस्काउंट वगैरह बोल लीजिए इंस्टेड ऑफ कमीशन। और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 194H का टीडीएस नहीं आएगा, 194H का टीडीएस नहीं आएगा। ये था डीजीएच। बीच में है 194 डीए किसकी बात करते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर रहा है आपको, बेसिकली कोई ना कोई इंश्योरर होगा जिसकी आपने पॉलिसी ली होगी। और किसको पेमेंट मिल रही है, रेजिडेंट। यहां भी जो टीडीएस का रेट है वो पहले 5% था और अब हो गया 2। पर ध्यान रखना है 2% या 5% जो निकलना है वो इनकम का निकलना है। इनकम कैसे निकलती है, जितना पैसा आपको एंड में मिलेगा ना इंश्योरेंस का, उसमें से माइनस कर लेना है जितने आपने प्रीमियम दे रखे होंगे।
जितने आपने प्रीमियम दे रखे होंगे वो लेस कर लेना, ठीक है। सम रिसीव्ड लेस प्रीमियम पेड, ये इनकम होती है, ठीक। और थ्रेशोल्ड है यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का अगर आपको इंश्योरेंस वालों से पैसा मिल रहा है, नो टीडीएस। और अगर अमाउंट एग्जम्प्ट है 1010D में, जैसे डेथ में जो पैसा मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था हमेशा, या मान लो अगर वो आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड या 10% ऑफ सम एश्योर्ड या 15% ऑफ सम एश्योर्ड से अगर आप क्रॉस नहीं कर रहे, आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो एनुअल प्रीमियम है, उस केस में जो एंड में पैसा मिलता था इंश्योरेंस का वो एग्जम्प्ट हो जाता था। अगर इंश्योरेंस का पैसा ही एग्जम्प्ट है एंड में आके, तो नो टीडीएस। इंश्योरेंस का पैसा अगर एग्जम्प्ट है तो नो टीडीएस। तो बातों ही बातों में अगर आप नोटिस करो हमने कौन कौन से सेक्शन कर लिए जरा देखते हैं। ये 3 सेक्शन हमने अगर आप देखे हों, 192 सैलरीज, 192 प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, और ये डीए जो है अभी इंश्योरेंस वाला हमने जो किया, 3 ये हो गए, ठीक। फिर ये तीनों इंटरेस्ट वाले, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194A, ये तीनों कैजुअल इनकम वगैरह वाले और ऑनलाइन विनिंग्स वाले। फिर ये अभी तीनों हमने कमीशन किए, डीजीएच, ये तीनों कमीशन, ये लाइफ इंश्योरेंस कमीशन, ये लॉटरी कमीशन और ये अदर्स हमने सी कर लिया, ठीक है। अभी ये पढ़े हैं, ये वाले पढ़े हैं हमारे सारे, ठीक है। तो ऊपर वाले हमारे अभी हुए हैं और 194 सी हुआ है, ठीक है। ये तो एफ मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 194 आई में कवर होता है रेंट। एक मिनट पानी पी लें, उसके बाद कंटिन्यू। आई में कवर होता है रेंट। आप अगर रेंट पे लेके चीज आगे रेंट पे देते हो, जैसे आप सब लेटिंग बोलते हो, तो सब लेटिंग में भी सामने वाला आपका टीडीएस इसी सेक्शन में काटेगा, ध्यान रखना। सीए रीच का आई है ये, तो यहां भी आप सोचो आम आदमी के अपनी जिंदगी में रेंट पे करता है, आम आदमी मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह, यस। तो इसको मना कर रखा है कि भाई तू टीडीएस मत काटियो जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा कैसे होगा? वही तेरी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से क्रॉस कर दे, वरना तुझे इस सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम आई के बाद साथ में आई भी पढ़ेंगे, वहां आप कवर हो सकते हो, चाहे आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो भी टीडीएस काटना पड़ सकता है आपको, अगर आप रेंट बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। किसका टीडीएस कटेगा रे? सामने वाले लैंडलॉर्ड का, यानी रेजिडेंट होना चाहिए बस, और जो लैंडलॉर्ड है अगर वो रेजिडेंट है टीडीएस कटेगा। यहाँ हमने ऐसे याद किया था, जो लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग बड़ी वो है ना, तो 10% रेट है, और लैंड बिल्डिंग का रेंट अगर और साथ में फर्नीचर फिटिंग भी लगा के दे रखा है तो उसका भी 10% है। यानी लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर फिटिंग अगर आप किराए पे ले रहे हो तो 10% टीडीएस का रेट है। और अगर आप किसी को प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट का पेमेंट कर रहे हो रेंट का, तो 2% रेट है। सर कोई थ्रेशोल्ड है? यस। अगर आप किसी पर्सन को साल में, पूरे साल में 2,40,000 तक का वो पे कर रहे हो, क्या नाम है, रेंट, तो नो टीडीएस। और ध्यान रखना है 2,40 जब आपने निकालना है ना, एक ही पर्सन से अगर आपने लैंड बिल्डिंग भी किराए पे ले रखी है, उसी पर्सन से आपने प्लांट मशीनरी भी किराए पे ले रखी है, वो सारा एग्रीगेट करके 2,40 चेक करना है। यानी ये 2,40 ऐसे नहीं है कि प्लांट मशीनरी का अलग है, बिल्डिंग का अलग है, टोटल है, बस 1 पर्सन टू पर्सन 1 to 1 चेक करना है। यानी मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं रेंट की, उसे मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं, चाहे वो प्लांट का हो, बिल्डिंग का हो, मशीनरी का हो, फर्नीचर का हो, सब जोड़ के 2,40 से अगर क्रॉस कर गया तो टीडीएस आएगा। और इसमें भी एक पॉइंट अच्छा है, जैसे मान लो जिससे आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, वो बिल्डिंग को ओनरशिप में, यानी 3 ओनर्स हैं उस बिल्डिंग के, और आप तीनों को 2-2 लाख का चेक दे रहे हो रेंट का साल का, तो 6 लाख का रेंट है, नो टीडीएस, क्योंकि ईच को ओनर का 2,40 सेपरेटली चेक होगा। ध्यान रखना, ईच को ओनर का 2,40 सेपरेटली चेक होगा। ये था 194 आई के साथ में हम फटाफट करते हैं आईबी। आई के साथ में हम फटाफट करते हैं आईबी। आईबी में भी रेंट कवर्ड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग और बोथ का रेंट कवर्ड है, यानी किसी और चीज का रेंट इसमें नहीं आएगा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट किसी का नहीं, सिर्फ लैंड बिल्डिंग, यानी घर वगैरह या दुकान वगैरह, ये सब लैंड प्लॉट वगैरह भी आ सकता है। ठीक, कौन टीडीएस काटेगा? ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको 194 आई में छोड़ दिया। बताओ 194 आई में किसको छोड़ा है? छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ। छोटे मोटे मतलब चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, पर टर्नओवर इतने तक हो। इवन वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ भी तो छोड़ दिए जो बिजनेस प्रोफेशन कर ही नहीं रहे, यानी जो इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस प्रोफेशन नहीं भी कर रहे होंगे, जैसे सैलरी क्लास वगैरह, वो भी यहाँ पे कवर हो सकते हैं। ठीक, अब ऐसा क्या इन्होंने गुनाह कर दिया कि इनके लिए अलग सेक्शन ले आए? बेसिकली ना रेंट बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप देखो 50,000 रुपये महीने तक का अगर रेंट है तो नो टीडीएस,
लेकिन अगर 50,000 रुपये महीने से ज्यादा अगर आप रेंट पे कर रहे हो, सोचो एक आदमी घर में रह रहा है और महीने का रेंट पे कर रहा है 70,000 रुपये, 75,000 रुपये, तो भाई इतना इतना रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो अच्छी खासी आमदन भी तो हो रही होगी। तो आप सामने वाले का टीडीएस काटो, आप कोई बात नहीं, सामने वाले का टीडीएस काटो, भले ही आप इंडिविजुअल एचओ हो, हमें पता है आप बिजनेस भी छोटा मोटा कर रहे हो, आप बिजनेस कर भी नहीं रहे हो तो भी आप कवर हो जाओगे, तो भी आप यहाँ कवर हो जाओगे। पर हाँ, 10 नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मैंने शुरू में बताया था आईए आईबी एम तीनों में 10 नंबर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, टीडीएस काटना कब है? लास्ट महीना ऑफ द प्रीवियस ईयर या ऑफ लास्ट महीना ऑफ द टेनेंसी, यानी अगर आप साल के बीच में अगर आप छोड़ रहे हो प्रॉपर्टी तो उस टाइम काट लेना टीडीएस सारा पूरे महीनों का, या अगर आप नहीं छोड़ रहे हो प्रॉपर्टी बीच में तो प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ में जाके आप सारे साल का टीडीएस काट सकते हो। 2% टीडीएस का रेट हो गया 1 अक्टूबर 24 से, पहले 5% था। यहां एक पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर पूरे साल का टीडीएस इकट्ठा काटोगे 31 मार्च को जाके, तो मार्च में जाके तो नया रेट ही लगेगा पूरे साल का। ये मैंने आपको स्पेशली क्लैरिफाई किया था कि भले ही रेंट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का 6 महीने का पुराना रेंट है, लेकिन क्योंकि टीडीएस कटना सारा एक साथ जाके है तो सारे पे नया रेट लगा देना 2%। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, अगर सामने वाला पैन कोट नहीं करेगा तो 20% रेट काट लेना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पूरे साल का रेंट का टीडीएस अब इकट्ठा काटते हो तो 20% ना कई बार रेंट से भी ज्यादा हो जाता है। तो इन्होंने स्पेशली बोला कि जो लास्ट महीने का रेंट होएगा उसी में से टीडीएस काटना है ना आपने, लास्ट महीने के रेंट से ज्यादा का टीडीएस नहीं आप कभी नहीं काटोगे यहाँ पे, चाहे वो पैन भी कोट ना करे। ठीक, तो ये था एक स्पेशल पॉइंट इसके अंदर आईबी के अंदर। पहले ना जे कर लेते हैं, पहले जे करते हैं और जे के साथ पहले एम करते हैं, जे के साथ एम करते हैं। ठीक है, तो पहले 194 जे, कौन सी फी पेमेंट्स हैं इसके अंदर? प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल सर्विस फी है, या कोई रॉयल्टी है, या कोई नॉन कम्पीट फीस है। ठीक है, नॉन कम्पीट फीस वही कि तू मेरे साथ कंपटीशन ना करियो, मुझसे पेमेंट ले ले। डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, ठीक है, डायरेक्टर का फीस या कमीशन है, इस तरह की पेमेंट्स यहाँ पे कवर होती हैं। अब 194 जे में भी सोचो आप, कोई प्रोफेशनल फीस या कोई टेक्निकल फीस वगैरह बड़ी बार कोई इंडिविजुअल एचओएफ पे कर देता है, आम आदमी भी पे कर देता है, तो सीए रीच का जे भी है अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ, ये इनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। खासकर इन वाली पेमेंट्स पे, टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस की अगर वो फी पे कर रहे हैं, तो अगर इंडिविजुअल एचओएफ छोटा मोटा है तो उसे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर्सनल पर्पस के लिए हुआ तो कभी भी टीडीएस नहीं काटना है सेक्शन में, कभी भी टीडीएस नहीं काटना। अगर प्रोफेशनल सर्विस का फी अगर पर्सनल यूज के लिए वो ले रहा है तो कभी टीडीएस नहीं काटना है सेक्शन में इंडिविजुअल एचओएफ के द्वारा, चाहे वो बड़ा इंडिविजुअल एचओएफ भी क्यों ना हो। किसका टीडीएस कटेगा? जो भी सामने रेजिडेंट है उसका टीडीएस कटेगा। किस रेट पे टीडीएस कटेगा? 10%। लेकिन इसी में कुछ 2% वाले भी पॉइंट है, जैसे कि अगर आप टेक्निकल सर्विस का फी पे कर रहे हो, ध्यान रखना प्रोफेशनल सर्विस पे 10% है, टेक्निकल सर्विस पे 2% है। उसके लिए ना आप एक काम करना, जो 44AA वाले हमारे प्रोफेशंस थे, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, या और भी बड़े सारे थे इसमें, क्या नाम है, फिल्म से रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, उन सबको प्रोफेशनल बोला गया। जो प्रोफेशनल में नहीं आ रहे वो टेक्निकल वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल में 2% है लेकिन प्रोफेशनल में 10% है, ध्यान रखना। 2% और कहाँ है? अगर रॉयल्टी आ गई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की, बाकी रॉयल्टीज पे 10% है, ध्यान रखना। और अगर कोई सामने वाला ऐसा है जो कॉल सेंटर का बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो उसका भी 2% है। 3 जगह 2% रेट है। थ्रेशोल्ड क्या है? इस सेक्शन में जितनी भी अलग अलग पेमेंट्स हैं, जैसे आप किसी एक बंदे को प्रोफेशनल सर्विस की फी भी दे रहे हो, टेक्निकल सर्विस की फी भी दे रहे हो, रॉयल्टी भी दे रहे हो, हर एक पेमेंट के लिए 30,000 का अलग थ्रेशोल्ड है, ईच नेचर ऑफ पेमेंट। यानी यहाँ पे एग्रीगेट में 30,000 नहीं चेक करना। पर एक बात ध्यान रखना, एक ही पर्सन को अगर आपने 2 बार प्रोफेशनल सर्विस फी दी 20,000, इसका एग्रीगेट किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल सर्विस फी भी दी और टेक्निकल सर्विस फी भी दी, इनका एग्रीगेट नहीं होगा। 30,000 का अलग अलग थ्रेशोल्ड है। और डायरेक्टर रेम्युनरेशन या फीस कमीशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं। जहां डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हो नो थ्रेशोल्ड, ध्यान रखना। 1 रुपया भी पे कर रहे हो टीडीएस कटेगा। बट डायरेक्टर ध्यान रखना सैलरी वाला नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टर आपसे सैलरी ले रहा है फिर इस सेक्शन का टीडीएस थोड़ी कटेगा, फिर तो 192 का टीडीएस कटेगा। ये था 194 जे। साथ में ना एम भी पढ़ लेते हैं, 194 एम। एम में क्या खास चीज है सुनना, जो हमने अभी 194 सी पढ़ा है उसकी पेमेंट है, एक अभी जो प्रोफेशनल सर्विस वाला जे पढ़ा है उसकी पेमेंट है, या एक जो हमने कमीशन किया था अदर देन लॉटरी कमीशन या अदर देन इंश्योरेंस कमीशन 194 एच वाली, डीजीएच था ना, डी इंश्योरेंस कमीशन, जी लॉटरी कमीशन और एच अदर कमीशन। और ये वो लोग पे कर रहे हैं इन सब में ना, ये जो तीनों पेमेंट्स हैं अगर आप देखो, ये 194 सी, ये 194 जे और 194 एच, ये सी रीज वाली पेमेंट्स ही हैं।
इनमें इंडिविजुअल एचयूएफ को माफ किया हुआ है अगर आप छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ हो, लेकिन यहां कवर कर लिया, इन सेक्शन में कवर कर लिया 194M में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ना कुछ ज्यादा ही पेमेंट्स कर रहा है बंदा, 50 लाख तक की पेमेंट कर रहा है तो नो टीडीएस, लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस की बात हो जाएगी। और 10 ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। यहां भी रेट पहले 5% था लेकिन बाद में 2% हो गया। और कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ यहां पे कवर होंगे? ऐसे जो सी, एच या जे से बाहर हो गए थे, यानी छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ्स या फिर नॉन बिजनेस प्रोफेशनल वाले इंडिविजुअल एचयूएफ्स, यानी कि जो सैलरीड क्लास वगैरह हैं। लॉजिकल है ना, अगर एक सैलरीड क्लास आदमी अपना घर वगैरह बनवा रहा है, पर्सनल पर्पस वाले कॉन्ट्रैक्ट याद करो 194C से बाहर हो जाते थे, चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ बड़ा भी हो। आपको से ऐसे इसका ना मैंने एक टेबल बनवाया था मेन क्लास के अंदर, उस टेबल को प्लीज देख लेना, क्योंकि उसमें वो पर्सनल पर्पस वगैरह वाला पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मेन चीज आप ये समझो, अगर तो सी, एच या जे में ही बंदा कवर हो गया टीडीएस काटने के लिए, कब कवर हो जाएगा? सी, एच, जे में। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ही बड़ा हुआ तो वहीं टीडीएस काटेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस प्रोफेशन कर ही ना रहा हुआ, या अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हुआ, सी और जे में आपको पता है पर्सनल पर्पस वाला भी छोड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में एम आ सकता है। अगर जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हो आप किसी सामने वाले पर्सन को 50 लाख से क्रॉस कर जाती है। ध्यान ये रखिएगा कि यहां पे जो 50 लाख की लिमिट आपने देखनी है ना, आप अगर एक ही पर्सन को प्रोफेशनल सर्विस फी भी दे रहे हो, आप उसे कोई ये कमीशन भी दे रहे हो, या आप उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क भी करवा रहे हो, ये 50 लाख सारी पेमेंट्स को कंसिडर करके आपने यहां चेक करना होता है। सिर्फ ये रेंट वाला ही था, ये जो था ना रेंट वाला नहीं, सॉरी, ये प्रोफेशनल सर्विस वाला, जहां पे हर नेचर ऑफ पेमेंट की 30,000 की लिमिट अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नोटिस करो, जो ये हमारा सेक्शन वाइज वाला पेज था, इसमें हमारा ये सी के साथ ही मैंने कहा था आई पढ़ लेना, जे पढ़ लेना, आई के साथ आई भी पढ़ लेना, दोनों रेंट वाले हो गए। तो सी, जे और एक एच हम पहले पढ़ चुके, ये और फिर पढ़ना पड़ता है एम, यानी कि सी, एच, जे के बाद आता है एम, और साथ में आई भी किया, आई के साथ किया आई भी। तो ये लिंकेज मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी लिंकेज के अंदर, पर आप थोड़ा बहुत यहां से रिव्यू कर सकते हो कि कैसे कैसे हमने पढ़ा। अब अगर हम नोटिस करें, हम ये वाले पढ़ सकते हैं दोनों जो हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, आईए और एलए। ठीक है, आईए और एलए थोड़े बहुत ही रह गए अब तो। आइए फटाफट देखते हैं, जब नाम ही सेक्शन का आईए है तो अब तो आना ही पड़ेगा, आईए और एलए। ठीक, आइए ये पढ़ा, आपने अपनी इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी मर्जी से, पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की यहां पे बात नहीं हो रही है। इमोल प्रॉपर्टी आपका कैपिटल एसेट भी हो सकती है, आपका स्टॉक इन ट्रेड। बेसिकली आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और आप हो डिडक्ट, आप यहां पे जो होगे ना, ये तो होगी पेमेंट। कौन टीडीएस काटेगा? डिडक्टर कौन रहेगा? बायर, यानी जो आपसे खरीद रहा है ना प्रॉपर्टी, वो आपका टीडीएस काटेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन यहां कवर नहीं है, उसके लिए एलए है। ठीक है, किसका टीडीएस कट रहा है? सेलर का। ध्यान रखना, अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला नॉन रेजिडेंट है, उसका इस सेक्शन में टीडीएस नहीं है। सर टीडीएस का अमाउंट क्या है? 1%, मतलब रेट क्या है? 1%। कितना? किसका 1%? कंसिडरेशन का। ध्यान रखना, कैपिटल गेन का 1% ना निकाल देना, 1% ऑफ द कंसिडरेशन। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी है और अगर वो ज्यादा है तो उसका, मतलब जो भी दोनों में से हायर है। कंसिडरेशन जो वर्ड है उसमें ना, कई बार जब आप बेचते हो, कोई फ्लैट वगैरह बेचते हो, तो क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग फीस या कोई मेंटेनेंस फी, ये सब भी आप चार्ज करते हो, तो ये सब भी इंक्लूड होएगा कंसिडरेशन में। पता लगे, बिना इसके इंक्लूड करे 50 लाख से कम हो, 50 लाख क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 50 लाख रुपए से कम पे कोई टीडीएस नहीं है। क्या देखना है 50 लाख? वही आपकी कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर, यानी दोनों में से एक भी चीज अगर 50 लाख से क्रॉस कर गई तो टीडीएस की बात हो जाएगी, और हायर पे ही लगना है 1% टीडीएस भी। मैं बोल रहा हूं कि आप तक कंसिडरेशन विदाउट दीज चार्जेस 50 लाख से कम हो, लेकिन ये जोड़ने के बाद 50 लाख से क्रॉस कर जाए तो आपने जोड़ के वाली वैल्यू देखनी है। और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, को ओनरशिप होती है, जैसे अभी रेंट में भी मैंने को ओनरशिप बताई थी कि को ओनरशिप में जो 2,40,000 का लिमिट है वो को ओनर वाइज चेक करना है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, बेचने वाले का अगर शेयर 50 लाख से कम भी हुआ, यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बिक रही है और 4 ओनर्स हैं उसके, या चलो 2 करोड़ की नहीं हम कर लेते, या 3 करोड़ की कर लो, और उसके 4 ओनर्स हैं, ठीक है, तो चारों में जो डिवाइड होएगा वो 50-50 लाख से ऊपर आ जाएगा।
उसके ऊपर टीडीएस की बात हो जाएगी। हाँ, अगर यही जो मैं 2 करोड़ का मैं घर कह रहा था और चार ओनर होते, चारों अगर इक्वल है, 50-50 लाख रुपए आ रहे हैं ना चारों का, तो फिर टीडी ये ना वैसे लेस देन 50 लाख है तो मेरे इस वाले में भी लग जाएगा, क्योंकि 50 लाख और मोर अगर हो गया तो टीडीएस की बात आ जाएगी। एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे लेस देन 50 लाख लिखा है, 50 लाख और मोर पे टीडीएस की बात आ जाएगी। ठीक है, तो अगर 50 लाख से कम हुआ हर ओनर का शेयर, जैसे 1 करोड़ का वो घर है और 3 ओनर हैं, तो 33 लाख रुपए आए ईच को ओनर, तो नो टीडीएस। पर मैं आपको मेन बात ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक सेकेंड, हाँ मैं यहां पे थोड़ा सा बात गलत बोल गया, थोड़ी सी बात मैं गलत बोल गया यहां पे, मैं तभी दोबारा सुन लो। अगर घर की वैल्यू 50 लाख और मोर है, चाहे शेयर कम भी आ रहा हो ईच को ओनर का, टीडीएस की बात हो जाएगी। ये पॉइंट है। यानी अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या कंसिडरेशन 50 लाख या मोर है, तो ऐसे केस में टीडीएस आ जाएगा, चाहे एक का हिस्सा 50 लाख से कम भी आ रहा हो। ये पॉइंट है, टीडीएस आएगा। और अगर कहीं बाय करने वाले भी एक से ज्यादा हुए तो वो सारे टीडीएस काटेंगे, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है ना, बस आपने मेन बात ये देखनी है, बायर कितने हैं ये नहीं देखना, सेलर कितने हैं ये नहीं देखना, आपने बस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है। अगर वो 50 लाख से क्रॉस कर गई या 50 लाख भी आ गई तो टीडीएस की बात हो जाएगी। आई रिपीट, बायर कितने हैं इररिलेवेंट है, सेलर कितने हैं इररिलेवेंट है, बस अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा की है तो टीडीएस की बात आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह है आईए। आईए के बाद आएगा एलए। एलए, आपने अपनी कोई इमोरल प्रॉपर्टी का वो करवा लिया, कंपल्सरी एक्विजिशन, और उसका कंपनसेशन आ रहा है। ध्यान रखना, यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगा, रूरल मैंने काट दिया था, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं यहां पे आएगा। मतलब चाहे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो चाहे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो, आपने उस पर टीडीएस की बात इस सेक्शन में नहीं करनी है। एग्रीकल्चरल लैंड सारे छोड़ रखे हैं, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। कौन टीडीएस काटेगा? जो क्वायर करेगा, आपको कंपनसेशन देगा। अगला, आप रेजिडेंट हो जिसका टीडीएस कट रहा है, किस रेट पे टीडीएस कटेगा? 10%। थ्रेश होल्ड है अप टू 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख तक का अगर कंपनसेशन आपको मिल रहा है, नो टीडीएस। पर अगर 2.5 लाख से क्रॉस कर गया तो टीडीएस आ जाएगी पूरी की पूरी अमाउंट पे। अब तो बस गिने चुने 4 सेक्शन हमारे टीडीएस के और रह गए, एन, पी, क्यू, आर। तो आइए पहले फटाफट से कर लेते हैं 194 एन। क्या हो रहा है भाई? आप विड्रॉल कर रहे हो एक या एक से ज्यादा अकाउंट से। कहां से कर रहे हो? बैंक से, किसी कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। और कितने की विड्रॉल कर रहे हो? 1 करोड़ से ज्यादा की। ध्यान रखना है, विड्रॉल कैश में ही होती है, मतलब आप पैसे निकलवाई जा रहे हो कैश फॉर्म में, तो टीडीएस की बात यहां पे आती है। किसका टीडीएस कटेगा? अकाउंट होल्डर का, यानी कि उसे रेसिपिएंट बोला है सेक्शन में। क्या बोला है? रेसिपिएंट। ठीक है, हालांकि ये सेक्शन मैंने पहले भी कहा था, ये कोई इनकम से रिलेटेड सेक्शन नहीं है। ये तो आप विड्रॉल बहुत ज्यादा कर रहे हो तो इनकम टैक्स वाले बड़े इंटरेस्टेड हैं आप में, इतना इतना पैसा विड्रॉ करके भाई खर्च कहां कर रहे हो, तो थोड़ा आपका टीडीएस तो काट लें, ताकि बाद में देखें कि आप आमदन वगैरह कितनी शो करते हो अपने रिटर्न के अंदर। ठीक है, तो रेसिपिएंट किसे बोला गया? जो पैसे विड्रॉ कर रहा है। कितना टीडीएस कटेगा? 1 करोड़ से ऊपर जितना पैसा आप निकलवाओगे उसका 2%। ध्यान रखना, जितना सम 1 करोड़ से ऊपर है सिर्फ उसका 2%। ठीक, ये थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब बेसिकली ये इसमें पॉइंट है कि 1 करोड़ तक नो टीडीएस, 1 करोड़ से ऊपर ही टीडीएस आएगा सिर्फ। लेकिन अगर रेसिपिएंट यानी पैसे निकालने वाला अकाउंट होल्डर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ का लिमिट लगेगा। ये पूरे सेक्शन में ही है वाले में कि जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे विड्रॉ कर रही है 3 करोड़ का लिमिट है। अगर इस पेई ने, पेई बोल लो या रेसिपिएंट बोल लो या अकाउंट होल्डर बोल लो, अगर इसने पिछले 3 साल की रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करी हुई हैं, जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है पिछले साल में, तो ऐसे में एक तो जो थ्रेशोल्ड है ना, वो 1 करोड़ की जगह 20 लाख लग जाएगी। यानी 20 लाख जैसे ही आपने विड्रॉ कर लिया, 20 लाख से ऊपर 2% ऑफ सम आपका जो होएगा, जितना 20 लाख से ऊपर होएगा और 1 करोड़ तक होएगा उस पर 2% टीडीएस कट जाएगा। और अगर 1 करोड़ से भी ऊपर चले गया तो उसके ऊपर 5% लग जाएगा, उसके ऊपर 5% लग जाएगा। जहां भी 1 करोड़ आ रहा है वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 3 करोड़ पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखना, 20 लाख तक नो टीडीएस अगर मैं रिटर्न का डिफॉल्टर भी हूं। 20 लाख से जैसे ही ऊपर गया 2% ऑफ द सम, जितना 20 लाख से ऊपर गया 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से जितना ऊपर गया 5% ऑफ द सम। और ये 1 करोड़ की जगह अब लिमिट पड़ेगा 3 करोड़ इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मैंने बता ही दिया। और अगर आप सरकारों को पेमेंट कर रहे हो, बैंक्स को पेमेंट कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर रहे हो, यानी अगर विड्रॉल ये लोग कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक्स या
एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंक्स, व्हाइट लेबल वगैरह, मतलब कि अलग से, मतलब व्हाइट लेबल में ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी को बोल देते हैं कि आप चलाओ एटीएम किसी बैंक का और बीच में चार्जेस ले लो। अगर ये लोग पैसे निकाल रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल कर भी रहे हैं, नो टीडीएस, क्योंकि सब आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से ही होता है, नो टीडीएस। और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें मैंने शुरू में कहा था कि इस सेक्शन का जो टीडीएस कटता है वो आपकी डीम्ड इनकम भी नहीं बनता, क्योंकि ये इनकम पे नहीं कट रहा टीडीएस, ये विड्रॉल पे कट रहा है टीडीएस। दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज नॉट योर इनकम। उसके बाद आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो। कौन है भाई यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन? अगर आप नोटिस करो कौन है जिसका टीडीएस कटना है? रेजिडेंट 75 ईयर्स और मोर, और जिसकी सिर्फ पेंशन इनकम है बस, और एक इंटरेस्ट इनकम है, और इंटरेस्ट इनकम भी सिर्फ उसी अकाउंट में हो रही है, उसी बैंक अकाउंट में हो रही है जिस बैंक अकाउंट से वो पेंशन, जिस बैंक अकाउंट में उसकी पेंशन आ रही है। और इसने डिक्लेरेशन भी दे रखी है स्पेसिफाइड बैंक को कि मेरी बस यही इनकम है और कोई इनकम नहीं है, बस मेरी एक पेंशन इनकम है और एक इंटरेस्ट इनकम है, और इंटरेस्ट इनकम भी उसी बैंक अकाउंट में हो रही है जिस बैंक अकाउंट में मेरा पेंशन इनकम आ रहा है। तो जाके आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बनते हो। टीडीएस कौन काटेगा? कोई बैंक्स वगैरह जिसपे जो शेड्यूल्ड बैंक हो वो सब। ये भी ऐसा सेक्शन है जहां पे स्लैब रेट में टीडीएस कटता है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम है ही मेनली दो इनकम है, एक पेंशन इनकम और एक इंटरेस्ट इनकम। और ये आपका जो बैंक है ना उसी को सारा पता है कि आपकी पेंशन इनकम कितनी है, आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है। अगर कोई एटीसी टू एटीयू होएगा वो भी आपको लाओ हो जाएगा ओल्ड रेजिम अगर आप ले रहे हो। टैक्स लायबिलिटी वगैरह आपकी कैलकुलेट कर दी जाएगी, रिबेट वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ बैंक कर देगा आपके लिए। स्लैब रेट लगा के आपका टैक्स निकालेगा, आपका टीडीएस काटेगा, टीडीएस जमा कराएगा, आपको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ये लास्ट पॉइंट है, इस सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग से भी एग्जम्पशन दे दी इस सेक्शन में। बेसिकली जो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं 75 ईयर्स और मोर, उनको एक रिलैक्सेशन दे दी कि अंकल आप इंजॉय करो, आप ज्यादा ये आईटीआर वगैरह के चक्करों में ना पड़ो, आपकी जो भी इनकम बनती है उसका टीडीएस वगैरह सब काट के बैंक जमा करा देगा, और आपको अलग से कोई रिटर्न वगैरह भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। बस एक तो आप एविडेंस वगैरह दे देना, अगर एटीसी टू एटीयू लेना चाह रहे हो तो बैंक को दे देना कुछ एविडेंस वगैरह कि हाँ हमने कुछ पीपीएफ में या आरपीएफ में या कुछ भी ऐसे जमा कराया। और एक आपने एक जो डिक्लेरेशन देनी है ना ये वाली कि मेरी और कोई इनकम नहीं है, बस सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, और जो एविडेंस आपने दिया है एटीसी टू एटीयू वाला, ये बैंक वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको संभाल के रखे। और अगर कोई कमिश्नर साहब वगैरह हमारे इनकम टैक्स के मांगेंगे तो ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अवेलेबल करवा दे। ये था हमारा 194P। तो स्लैब रेट वाला पॉइंट सिर्फ दो जगह है, एक 194P में और एक 192 में, सैलरीज में, और एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाले में। आखिरी दो सेक्शंस ऑफ द टीडीएस टॉपिक, एक तो है जी 194Q। इसको मैंने कहा था आगे टीसीएस के साथ भी लिंक कर लेना 206C 1H के साथ, ठीक है। क्या पॉइंट है इसमें सुनिएगा। पहली बात तो आप कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसका सम पे कर रहे हो, उसके ऊपर टीडीएस आएगा। कौन टीडीएस काटेगा? बायर। देखो टीडीएस में एक बात ध्यान रखो, जिसने भी पेमेंट करनी है वो टीडीएस काटता है। जब प्रॉपर्टी बेचते हो तब भी बायर टीडीएस काटता है, जब गुड्स बेचते हो तब भी बायर टीडीएस काटता है। लेकिन ध्यान रखना बायर होना चाहिए बड़ा बड़ा बायर कौन होता है? जिसकी पिछले साल में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से भी क्रॉस कर रही हो। यहां सिर्फ एक ही क्लॉज है 10 करोड़, क्योंकि ये प्रोफेशनल वाला केस नहीं है, बिजनेस वाला केस है, तो 10 करोड़ का लिमिट है बस। यहाँ 1 करोड़ नहीं 10 करोड़, ध्यान रखना। और गुड्स कितने वैल्यू के खरीद रहा है? किसी रेजिडेंट सेलर से 50 लाख से ऊपर के। यानी एक बायर अगर एक ही सेलर से पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा की गुड्स खरीदेगा तो इस सेक्शन का टीडीएस आएगा। ध्यान रखना बायर होना चाहिए बड़ा, 10 करोड़ से ऊपर वाला। एक बात मैंने और बताई थी कि अगर कहीं सेलर भी बड़ा हुआ ना, अगर कहीं सेलर भी बड़ा हुआ इसी गुड्स का, सेलर भी कहीं 10 करोड़ से ऊपर वाला हो गया तो फिर C1H भी आ जाता है, C1H भी आ जाता है, 206C1H ये वाला 206C1H टीसीएस आ जाता है। तो ये बड़ा क्लियर रखना एक बात, 194Q ना सभी सेक्शंस की इज्जत करता है, सारे टीडीएस के सेक्शंस की भी इज्जत करता है, बड़ा भाई बोलता है सबको, और सारे टीसीएस के सेक्शंस को भी बड़ा भाई बोलता है कि सर जैसे आप कहोगे वैसे होएगा, मेरे को छोड़ो आप। लेकिन जहां आ जाता है C1H वहां ये ना ईगो पे ले जाता है। 194Q थोड़ा ईगो में आ जाता है, कहता बाकी सबकी मानने को तैयार हूं मैं, 1H भी अगर साथ में आ गया तो मेरी चलेगी। यानी ये बात ध्यान रखना, ये पूरा मैंने बता दिया। इस सेक्शन में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, यानी 194Q में कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर ट्रांजैक्शन किसी और सेक्शन ऑफ टीडीएस में कवर हो रही हुई या टीसीएस में कवर हो रही हुई 206C के किसी भी क्लॉज में। लेकिन अगर ये सेक्शन भी लग रहा है और 206C1H भी साथ में आ गया, आप हमेशा ये वाला सेक्शन लगा के आएंगे। ये वाला मतलब 194Q। तो मैंने क्या बोला, 194Q सबकी इज्जत करता है, सारे सेक्शंस की,
सिर्फ C1H की छोड़ के, सिर्फ इसकी छोड़ के, ध्यान रखना बस। और किसका टीडीएस कटना है? सेलर का, वो तो है ही है। किस रेट पे? जितनी अमाउंट 50 लाख से ऊपर की होगी उसका 0.1%, उसका 0.1%। और अगर सामने वाला पैन कोट नहीं करेगा तो यहाँ टीडीएस का रेट 20% नहीं है, यहाँ टीडीएस का रेट सिर्फ 5% है, यहाँ टीडीएस का रेट सिर्फ 5% है। आखिरी सेक्शन ऑफ द टीडीएस चैप्टर, फिर टीसीएस रह जाएगा, ठीक है, वो अलग से हम लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले इसमें है क्या, 194R में कोई परक्विजिट या बेनिफिट बंदा दे रहा है, चाहे कैश में या काइंड में, चाहे पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड में, और बिजनेस या प्रोफेशन के तहत उसे आ रहा है। देखो आपको पता है ना, सामने वाले के अगर बिजनेस या प्रोफेशन में उसे कोई परक्विजिट या बेनिफिट मिलता है, कायदे से उसे बिजनेस इनकम डिक्लेयर करना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स भरना चाहिए एज पर स्लैब रेट। लेकिन जो बंदा गिफ्ट दे रहा होता है वो तो अपने पीजीबीपी में क्लेम कर लेता है एज अ खर्चा, लेकिन जिसको गिफ्ट मिल रहा होता है, गिफ्ट कह लो या परक्विजिट कह लो, जैसे कोई डीलरशिप वालों ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि आपने हमारा अच्छा सेल करा है, आप जाओ जाके घूम के आओ 2-4-5 दिन के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप दे दिया आपको, इट इज अ परक्विजिट और बेनिफिट। भाई जिसने खर्च करा उसने तो खर्चा क्लेम कर लिया अपने बिजनेस में, लेकिन जिसको मिला उसने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे को बेनिफिट मिला है, मैं टैक्स भरूं इसके ऊपर। तो इसको कैप्चर करने के लिए कि जिसको गिफ्ट्स मिल रहे हैं उसका टीडीएस कट जाए और रिपोर्ट हो जाए साथ के साथ, तो ये उसके लिए लेकर आए थे ये सेक्शन 194R। कौन टीडीएस काटेगा? हर एक पर्सन काटेगा, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं काटेगा। सीए रीच का आ रही है, सीए रीच का आ रही है, ध्यान रखना। और किसका टीडीएस कटेगा? किसी रेजिडेंट का। कितना? 10%। और इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है, यानी 20,000 रुपए का सिर्फ थ्रेशोल्ड। अगर 20,000 रुपए तक पे कर रहे हो तो नो टीडीएस, अगर 20,000 रुपए तक पे कर रहे हो तो नो टीडीएस। अगर बेनिफिट या परक्विजिट होल इन काइंड है या पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है और कैश पोर्शन सफिशिएंट है टीडीएस को मीट करने के लिए, तो ऐसे में डिडक्टर यानी कि पेयर उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि टीडी टैक्स जमा हो गया है असेसी के द्वारा, सामने वाले की पेई के द्वारा, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट। इसके लिए ना दो तरह की चीजें, दो ऑल्टरनेटिव दे दिए। पहला ऑल्टरनेटिव, रेसिपिएंट को बोल दिया कि एडवांस टैक्स की तरह भर दो पहले, रेसिपिएंट मतलब वही जिसको गिफ्ट मिलने, और डिडक्टर उसकी डेक्लेरेशन ले लेगा सामने वाले से कि भाई ठीक है आप मेरे को डेक्लेरेशन दे दो कि आपने टैक्स जमा करा दिया, साथ में चालान प्रोवाइड करा दो कि हाँ आपने टैक्स जमा करा दिया, और मैं अपनी टीडीएस रिटर्न में वो चालान नंबर मेंशन कर दूंगा कि ठीक है टैक्स जमा हो चुका है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि यार बड़ी अजीब सी बात है कि आप बोल रहे हो मैं आपको तभी घूमने फिरने के लिए भेजूंगा, आप पहले ये प्रूव करो कि आपने टैक्स भर दिया। तो ये फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी आपको भी बोल दिया कि आप खुद से सरकार को जमा करा दो। और ध्यान रखना ये जो टैक्स आप डिडक्ट करोगे कि ये टैक्स आपने डिडक्ट करके जमा कराया है, ये भी एक तरह से ना बेनिफिट ही हो गया 194R का, क्योंकि आपने उसके भी यहाँ पे जो टीडीएस जमा करा दिया वो भी उसका बेनिफिट हो गया। तो ये जो टीडीएस रिटर्न होती है फॉर्म 26Q, उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने टैक्स डिडक्ट कर दिया है बेनिफिट प्रोवाइडेड पे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अलग से लिखिए मैंने यहाँ पे, जैसे बड़ी बार इंडस्ट्री में क्या होता है, आप सामने को डिस्काउंट दे देते हो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दीज आर नॉट बेनिफिट्स। डिस्काउंट्स के ऊपर टीडीएस की बात नहीं करनी। डिस्काउंट देना इंडस्ट्री के तहत, इंडस्ट्री नॉर्म्स के तहत, कोई ट्रेड डिस्काउंट, कोई कैश डिस्काउंट, दिस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट और अ बेनिफिट। इसके ऊपर 194R टीडीएस की बात नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आपको, एक मैंने 194 शायद एक आधा छोड़ा है बीच में, 194K नहीं पढ़ा शायद मैंने, के, हाँ के भी पढ़ा देता हूं। कुछ नहीं है, बेसिकली यूनिट्स की इनकम हो रही है, जैसे शेयर पे डिविडेंड आता है वैसे यूनिट्स पे इनकम आती है, क्योंकि कैपिटल गेन यहां कवर नहीं कर रहा, यूनिट्स को बेचने वाली इनकम कवर नहीं हो रही, यूनिट्स पे रेगुलर इनकम जो आ रही है डिविडेंड की तरह उसकी बात हो रही है। 10% टीडीएस रेट है और 5,000 का ही थ्रेशोल्ड है, जो डिविडेंड में भी यही है कि 5,000 तक के डिविडेंड पे नो टीडीएस है। हालांकि वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि बाय एनी मोड अदर देन कैश पेमेंट होनी चाहिए, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, यहां बस 5,000 तक की इनकम पे नो टीडीएस, 5,000 से ऊपर चले गए तो यस टीडीएस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे का सारा, देखो बेसिकली इस रिवीजन लेक्चर में मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सारा आपको याद करवा दूं, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया आपको कि हाँ ये सब था जो हमने पढ़ा था। बाकी एक बार सुनने के बाद अब आप 2 बार अगर आप रीडिंग अच्छे से करोगे, देख लोगे कहां पे क्या रेट था, कैसे था, थ्रेशोल्ड क्या थी, वो आपकी अपनी मेहनत है और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से टिकाटक है। प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। उम्मीद है टीडीएस का टॉपिक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।